नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए KVS PRT 2013 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आज हम 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड बाकी इससे पहले मैं आपके लिए 2018 का भी, 2017 का, 2016 और 2015 इन चारों साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के होम पेज पे मिल जाएगी। एंड बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, एक कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है हमारा, वो है लैंग्वेज का, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होंगे। पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज़ द वर्ड विच इज़ क्लोज टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब कि आपको ये जो एक सेंटेंस दे रखा है उसमें जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग सिलेक्ट करना है। यानी कि द क्वेश्चन ही आस्क वॉज सो एब्सर्ड। देखो, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका होना। होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बेतुकी बातें करते हैं, मतलब उनकी बातों में कोई रीज़न, कोई लॉजिक ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एब्सर्ड। तो यहाँ पे एब्सर्ड का अपोजिट क्या होगा, फिक्शनल होगा या फिर प्रपोर्शनल होगा या रेशनल होगा या फिर यूजलेस। देखिए, यूजलेस का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ यूज़ में ना होती है ना, अनुपयोगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपयोगी, फालतू एक तरीके से। प्रपोर्शन मतलब होता है समानुपात, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। फिक्शनल मीन्स भी घर्षण से होता है, ये भी नहीं होगा। और तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रेशनल, क्योंकि रेशनल का मतलब यहाँ पे लॉजिक से है। मतलब कोई व्यक्ति जो लॉजिकल बातें कर रहा हो उसे हम रेशनल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए एब्सर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल, यानी कि थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। एम्बिग्युइटी ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिस्टोरस। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपका एम्बिग्युइटी, आपको इसका जो अपोजिट मीन है वो हमको बताना है। देखो, एम्बिग्युइटी का मतलब क्या होता है, या इसको हटा देती हूँ जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाए। इसका मतलब होता है अनक्लियर से, यानी कोई चीज़ कैसी है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिग्युइटी का मतलब पता लग गया आपके लिए, क्या होता है, अस्पष्टता। तो इसका उल्टा क्या होगा, क्लियर से होगा। देखो, रिजिडिटी होगा, क्लैरिटी होगा, सर्टेनिटी होगा या फिर रेशनलिटी होगा। देखिए, हमें वैसे क्लियर हो गया कि सेकंड वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला होगा, जिसको हम कहेंगे क्लैरिटी। क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है क्लियर से। बाकी जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिजिडिटी, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत दृढ़ है, यानी कि दृढ़ संकल्प हो गया, आपको जो कुछ भी हो गया। सर्टेनिटी भी हम कहते हैं कोई चीज़ निश्चित होती है। और रेशनलिटी मतलब हमने अभी पढ़ा ही, कोई चीज़ लॉजिकल होती है। तो सेकंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। मैं एक बार इसको क्लीन करके फिर से निशान लगा देती हूँ। देखो, फर्स्ट वाले का हमने लगाया था रेशनल, सेकंड वाले का हमने लगाया क्लैरिटी। अब हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन अ पैथेटिक सिचुएशन। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, दयनीय, जिसे हम पिटिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। दयनीय का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉमिकल होगा या फिर मार्वलस होगा या फिर कॉमन होगा या फिर सरप्राइजिंग। देखो, सरप्राइज का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, आश्चर्यजनक से होता है। कॉमन मतलब कोई चीज़ सामान्य है, जैसे कॉमन नाउन होते हैं। मार्वलस, कोई चीज़ बहुत शानदार है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा वो होगा कॉमिकल, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमिकल का मीनिंग लिया जाएगा वो लेंगे अनोखा या फिर कोई चीज़ हास्यपूर्ण टाइप में हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पिटिएबल, कोई इंसान है बहुत पिटिएबल कंडीशन में है, तो उसका उल्टा क्या होगा, दूसरा इंसान है जो बड़ा इंजॉय कर रहा है। तो थर्ड वाले का राइट आंसर हो जाएगा कॉमिकल। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वेरियस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 4 स्पेलिंग दे रखी होती हैं एक ही वर्ड की, उसमें से एक स्पेलिंग सही होती है। तो देखिए, कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, पहले हम देखो, जब भी ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन करो ना, तो इससे पहले अपने आपको उस वर्ड की जो स्पेलिंग आपके दिमाग में है पहले उसको अलग लिख लो, नहीं तो 4 रॉन्ग स्पेलिंग देख के 3-4 आप ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, कमेटी की हमको पता है क्या होती है, COMMITTE, ये हमारे दिमाग में है कि कमेटी की स्पेलिंग ये होती है। अब एक आध बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है। देखिए, कमेटी, अब आप देखो ये वाला कमेटी कहाँ लिखा है, यहाँ पे तो हमारा ई आ गया एम के बाद में, लेकिन यहाँ पे एम के बाद में आई आ रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। तो ये वाली स्पेलिंग हमारी 4th नंबर पे है, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा,
फोर्थ वाला हो जाएगा कमेटी। ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कोलैबोरेशन। आपने इंस्टा वगैरह या बाकी जो भी सोशल साइट्स हो गई या फिर आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये वर्ड। तो कोलैबोरेशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है? देखो COLLABORATION, कोलैब करने को कहते हैं ना। हाँ, तो फिफ्थ वाले का फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपको स्पेलिंग चेक करना हो ना, तो उस वर्ड की जो स्पेलिंग आपके माइंड में पहले से है, पहले उसको अलग लिख लो। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हो उसमें देखो कि वो स्पेलिंग दे रखी है नहीं दे रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड यू एंड द रिमेनिंग सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। एक सेंटेंस है जिसका आपको एक पार्ट दे रखा है और बाकी उस सेंटेंस के 3-4 पार्ट हैं जिसको आगे पीछे करके तोड़ के दे रखा है। आपको क्या करना है? चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ पार्ट्स फ्रॉम अमंग द गिवन 4 चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? मोस्टली जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस है उसको पहले अरेंज करना है और एक प्रॉपर स्टेटमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल फॉर द मदर टू लीव सेड टू हर फ्रेंड लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क, इट वॉज नॉट क्वाइट राइट। देखो, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने क्या किया? सेड टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से कहा। तो पहले हमारा क्या आएगा? क्यों। फिर ये इट वॉज नॉट क्वाइट राइट, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। फिर एज, फिर फॉर द मदर टू लीव, और इसके बाद क्या बचा? लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क, मतलब एक माँ अपने बच्चे को घर पे छोड़ के अपना काम करने चली गई। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। बाकी मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी, इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम डेली आप 10 से 20 क्वेश्चन तो इस टाइप के लगाया करिए, फिर आपकी पकड़ बन जाएगी। क्योंकि इसमें आपकी रीडिंग स्किल बहुत मैटर करती है कि आप कितना इंग्लिश को पढ़ते हो। और शायद डेली लाइफ में बहुत कम बच्चे होंगे जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश कंटेंट पढ़ते होंगे, ठीक है। मैं ये जो एडवाइस है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दे रही हूँ। तो आप क्या क्या करो, जिनको इन क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, डेली इस टाइप के 10 to 20 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इससे आप इस पर मजबूती पा जाओगे। अब हम अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, एक हमारा और है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज अ बीपन ऑफ आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा एंड एज मॉर्फिया। मतलब रिलीजन क्या है? यूज होता है कैसे? बोथ एज अ बीपन ऑफ आइसोलेशन, यानी कि पहले हमारा पी आएगा, फिर एंड एज मॉर्फिया की तरह भी, फिर हमारा सॉरी ऐसा आएगा, फिर टू डल अवेयरनेस को हटाने के लिए अबाउट रियल प्रॉब्लम्स, टू डल अवेयरनेस लाने के लिए अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, PSQR। तो यहाँ पे हमारा जब राइट मतलब स्टेटमेंट बनेगा, सेंटेंस बनेगा, तो उसमें जो ये PQRS होंगी वो PSQR की फॉर्म में अरेंज होंगी, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देखो, ये वाले वैसे ना क्वेश्चन बड़े इजी हैं। आज के टाइम में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो थोड़े बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, इतना इजी रखा नहीं जाता है। अब देखिए, हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, टू मेडिएट बिटवीन 2 पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, मतलब 2 पार्टियाँ जिनके बीच में हाथापाई हो रही है, हाथापाई मतलब डिस्प्यूट समझ लो, तो उनके बीच में वो एक व्यक्ति है जो मध्यस्थता कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेयर बोलते हैं, इंटरसीड बोलते हैं, इंटरैक्ट बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। देखो, इंटरफेयर होता है किसी के बीच में दखल अंदाजी देना बिना उसकी मर्जी के। इंटरैक्ट होता है किसी व्यक्ति से बातचीत करना टाइप। डायलॉग भी हमारा बातचीत से ही आता है। और तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरसीड, क्योंकि इसका मतलब होता है रक्षा करने से, ठीक है। तो 8 वाले का राइट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। अ मैन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति है जिसको शादियों से नफरत है। देखो, बाइगॉट होगा, विडोअर होगा, पॉलीगैमिस्ट होगा या फिर मिसोगैमिस्ट होगा। देखिए, एक इसमें ये रूट वर्ड्स होते हैं, आप लोगों ने अगर वोकैबुलरी वगैरह याद करी हो तो मिस का मतलब भी हमारा हेट से होता है, ठीक है। जैसे बाई का मतलब हमारा BI, बाई का मतलब 2 से होता है, पॉली का मतलब हमारा मैनी से होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा मिसो का मतलब हेट से होता है। तो 9th वाले का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है। मिसोगैमिस मतलब एक व्यक्ति, गैमी बोलते हैं शादी के लिए, गलत लग गया, 1 मिनट मैं सही से लगा दूँ इसके लिए आंसर आपका। हाँ, सही है, 3rd वाला, ठीक है, ओके, 3rd वाला। हाँ, मैन हु हेट्स मैरिज, मिसोगैमिस। बाइगॉट भी नहीं होगा, विडोर तो विधवा को कहते हैं, पॉलीगैमिस कहते हैं जो बहुत सारी शादियाँ करता है, तो मिसोगैमिस। याद रखना, मिसो का मतलब हेट से होता है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए,
चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड आपको अंडरलाइन कर रखा है उसका आपको सिनोनियम बताना है। सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मतलब सेम मीनिंग। दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? आनंद से होता है ना, खुशी। हाँ, तो ये चीज़ क्या करती है? कुछ लोगों को खुशी देती है और बाद में क्या करती है? सरप्राइज भी करती है। तो यहाँ पे सॉरो होगा, एनॉय होगा, डिसफेज होगा या डिलाइट होगा। देखो एनॉय मीन्स दुष्ट को कहते हैं हम, या दुष्ट दोष शैतान टाइप में बहुत ज़्यादा। सॉरो दुख को कहते हैं। डिसफेज भी नहीं होता तो डिसफेज भी नहीं होता। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? 10 का फर्स्ट वाला डिलाइट, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा से होता है, खुशी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जॉन हैज़ ऑलवेज बीन एन इल्यूसिव कस्टमर। इल्यूसिव किसे कहते हैं? इल्यूसिव कहते हैं मायावी या फिर टाल मटोल करने वाला। कुछ होते हैं ना कस्टमर बड़े टाल मटोल करते हैं चीज़ों के लेकर। तो इसका राइट क्या होगा? क्वेरलसम होगा, जिसका मतलब होता है झगड़ालू। रिलायबल होगा, जिसका मतलब होता है भरोसा करने वाला। ऑनेस्ट होगा, जिसका मतलब होता है ईमानदार। या फिर बैफलिंग होगा, जिसका मतलब होता है चौंकाने वाला या रहस्यमय टाइप में, सीक्रेट टाइप में। तो 11th वाले का राइट क्या होगा? जो इल्यूसिव का सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, बैफलिंग। कि जॉन कैसा है? एक बैफलिंग कस्टमर है जो हमेशा मतलब रहस्यमयी बातें करता होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंट इज बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। देखो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती से होता है, यानी कि हार्ड वर्क। इसको अगर हम इंग्लिश में समझे हार्ड वर्क, यानी कि आंट क्या होती है? बहुत हार्ड वर्किंग होती है ना। तो सेंसिबल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा, पंचुअल होगा या फिर डिलीजेंट होगा। देखो सेंसिबल कहते हैं जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन वर्क करते हो। वर्क करने से यहाँ पे वो मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली हो कोई व्यक्ति। सेंसिबल पर्सन जिसको हर छोटी से छोटी चीज़ भी इफेक्ट करे, वो हमारा कहलाता है सेंसिबल पर्सन। दूसरा हमारा सक्सेसफुल, हमको पता है इसका मतलब होता है सफलता से। चौथा हमारा पंचुअल, मतलब बड़ा कायदे कानून नियम से रहने वाला। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? हार्ड वर्क है, मेहनती से बात हो रही है यहाँ पे। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनत से ही होता है। इसलिए 12th वाले का हमारा 3rd वाला ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं आपको मुहावरे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम फ्रेज। देखो अंडरलाइन किया गया है, वही हमारा ईडियम फ्रेज है, आपको उसका मीनिंग बताना है। ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट। उसने अपना जो घर था शहर में बेच दिया क्योंकि वो उसके लिए क्या था? यूजलेस था। तो कॉस्टली वन होगा, बिग वन होगा या रेयर। देखो जो वाइट एलिफेंट है ना, उसका मतलब यूजलेस वन से होता है, यानी फालतू चीज़। हाँ, तो 13 वाले का 4th वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल एट इस जंक्चर। यानी कि वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कैसी है? कम यूजफुल है, क्वाइट वर्थलेस। तो 14th वाले का हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी। उसने क्या किया? कहानी को बीच में रोक दिया, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप्ड सडनली। यानी कि ही स्टॉप्ड सडनली इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी। में कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक कहानी सुना रहा था, बीच में क्या किया? उसने एकदम से पॉज ले लिया, कहानी रोक दी। ये हमारे बच्चों 15 क्वेश्चन तो इंग्लिश के हो गए। अब हम 15 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा, गरजने लगा होगा या फिर धड़कने लगा होगा या फिर दाएं दाएं करने लगा या फिर झंझनाना। देखो झंझनाना बोलते हैं गुस्सा, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना, गुस्से में झंझनाता है, तो ये तो नहीं होगा। दाएं दाएं भी नहीं होगा। बादल थोड़ी है जो कि हमारा ये होगा कि गरज रहा है। तो यहाँ पे 16 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd वाला, यानी कि किसी अनिष्ट, यानी कि किसी बुरी चीज़ की जो उससे आशंका हुई तो उसका दिल धड़कने लगा। ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आम्र मंजली देखकर कोयल डैश लगी, चहकने लगी। कोयल क्या करती है? दबाने लगी या फिर बोलने लगी या फिर कूकने लगी। कोयल क्या करती है? कोयल कूकती है। तो यहाँ पे 17 वाले का 3rd वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ डैश रही थी। मक्खियाँ क्या करती हैं? हम सबको पता है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, इतना ईजी अब तो आएगा भी नहीं। मिमिया रही थी या फिर दहाड़ रही थी। दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। हिनना रही थी या फिर भिनभिना रही थी। तो मक्खियाँ क्या करती हैं? गंदगी के ढेर पे भिनभिनाती हैं। भिन 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 आपको आवाज़ भी आती होगी जहाँ पे बहुत सारी पॉल्यूशन पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, डस्टबिन। अब देखो मुहावरे आते हैं हमारे बच्चों। ये 2 मुहावरे दे रखे हैं। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? गिनती करना या फिर हार जाना या फिर भाग जाना या फिर उड़ जाना। बहुत आम मुहावरा है, सबको पता है। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि 19 का 3rd वाला सही होगा। लाल पीला होना,
का मतलब क्या होता है, क्रोध करना या फिर काम बिगाड़ देना या फिर विरोध करना या फिर रंग बदलना। देखो यहाँ पे ये भी बड़ा आम सा मुहावरा है, लाल पीला होना मतलब होता है क्रोध करना, यानी कि 20 का फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लोकोक्ति। देखो, नीम हकीम खतरा जान, इसका मतलब क्या होगा? नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं, या फिर हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं, या फिर अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आप ये बताओ, आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है इसका आंसर? या फिर खतरा रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो देखो, नीम हकीम खतरा जान मतलब अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है ना। जैसे कि वो आपके अभिमन्यु थे महाभारत में, उन्हें चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था, क्योंकि उनके पास चक्रव्यूह के अंदर घुसने का ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं उसको भेद कर वो वाली नॉलेज उनके पास नहीं थी, इसलिए वो क्या हुआ, मारे गए। इसलिए 21 का राइट क्या होगा? थर्ड वाला, कि अधूरा ज्ञान क्या होता है बच्चों? हानिकारक होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। यहाँ पे भी आपको वर्तनी छांटनी है कि ये शब्द लिखा कैसे जाता है। देखो, समसामयिक यानी कि जिसको हम करंट बोलते हैं, समसामयिक की जो राइट वर्तनी होती है वो ये होती है। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा शब्द जो ऐसे लिखा है। पहला ही शब्द हमको ऐसे ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 22 का फर्स्ट वाला ठीक होगा। अब देखो, गोपनीय कैसे लिखती हैं हम लोग? गो प नी ये ऐसे लिखते हैं। अब बताइए, ऐसा करके गोपनीय कहाँ लिखा है? फर्स्ट पे लिखा है, सेकंड पे लिखा है, थर्ड पे लिखा है या फोर्थ पे लिखा है? तो ये थर्ड पे लिखा है। 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यहाँ पे हमको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? उच्च कहते हैं, या फिर गतिहीन कहते हैं, या फिर दुर्गम कहते हैं, या फिर असंभव कहते हैं। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। ये बहुत इजी सा है, आपने पढ़ा भी बहुत होगा। अब यहाँ पे हमको पर्यायवाची, देखो नीचे दिए गए शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसी को आपको यहाँ पे छांटना है। वस्त्र को हम पट भी कहते हैं, वस्त्र को दुकूल भी कहते हैं, वस्त्र को अंबर भी कहते हैं, लेकिन अस्त्र नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बिल्कुल बताने हैं हमारी, स्वाधीन का क्या होता है? गुलाम होता है, या फिर परतंत्र होता है, या फिर पराधीन होता है, या फिर अधीन होता है। स्वाधीन का हमको अच्छे से बताए, राइट आंसर क्या होता है? पराधीन होता है। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन हो, जो इंडिपेंडेंट हो। पराधीन मतलब दूसरे का गुलाम है। जो श्वेत का क्या होता है? श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद से, ठीक है, जिसको वाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो श्वेत का होता है श्याम। श्याम का मतलब होता है काला। कृष्ण जी को क्या बोलते हैं? श्याम वर्ड यूज़ करते हैं ना कृष्ण जी के लिए। आगे बढ़ते हैं संधि विच्छेद पे। देखो, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। बट बस आपको मुहावरे वगैरह थोड़े अपडेट करने पड़ेंगे अपने। निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। देखो, दिक्दर्शक लिखा है, हमको पता है ये हमारा कौन सी है संधि? ये हमारी व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में हमको पता है काका क्या होता है। काका जो वर्ड है वो तीसरे नंबर का आता है, यानी कि गा आएगा यहाँ पे। तो जब आप दिक् प्लस दर्शक को जोड़ोगे तो हमारा बन जाएगा बच्चों दिक्दर्शक। और यहाँ पे संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है। ऐसे ही हमारा उल्लास है। उल्लास को हम तोड़ के क्या लिखते हैं? उत प्लस लास, उत प्लस लास। इसमें भी कौन सी संधि है बच्चों? इसमें भी हमारी व्यंजन संधि है। ऐसे ही हमारा आता है उद्धत। इसको हम क्या लिखते हैं? उत प्लस हत, यानी कि 30 का 2। और इनमें भी कौन सी संधि है? ये तीनों हमारे जो दे रखे हैं ना आपको क्वेश्चन आंसर, ये तीनों आपको व्यंजन संधि के ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं एक बार फिर से टिक करती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे। देखो, 28 का हमारा ये वाला आंसर ठीक है, थर्ड वाला। 29 का हमारा फर्स्ट वाला ठीक है, और 30 का हमारा सेकेंड वाला ठीक है, ठीक है, क्लियर। और इसमें संधि कौन सी है? इन तीनों में हमारी व्यंजन संधि है। अगर आपको हिंदी में कोई मैटर या कोई किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो हिंदी के रिगार्डिंग, तो आप बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। कोई नोट्स चाहिए हो या फिर कुछ समझना हो, क्योंकि मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए पार्ट सेकंड। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है आपका जीके और जीएस का पोर्शन। इसको लिखती नहीं वरना, हाँ देखिए, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया। आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्लीज़ वीडियो में बताना कि आपको दिक्कत तो नहीं हुई ना देखने में, क्योंकि मैंने दोनों को ऐड किया था, तो इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ये थोड़ा छोटा हो गया है बस आपका। देखिए, पहले हम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट होगा। देखो, द 8th G20 समिट टुक प्लेस इन सितंबर 2013, यानी कि 8वां G20 शिखर सम्मेलन 2013 में कहाँ पे संपन्न हुआ था?
पीटर्सबर्ग में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, कान में हुआ था या ब्रिस्बेन में हुआ था? देखो ये आपका 2013 का करेंट अफेयर है उस टाइम का, तो इसमें ज़्यादा हमको घुस के पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो 31 का हमारा सेकंड वाला ठीक होगा, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। एयर, लेकिन आपको इससे आइडिया होगा कि हाँ वो करेंट अफेयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एयर एशिया, a Malaysian airlines company, is launching its joint venture proposal for air service in India in collaboration with, मतलब एक मलेशियाई एयरलाइंस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत में एयर एशिया नामक संयुक्त उद्यम के माध्यम से हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। कौन सी कंपनी है वो? जेट एयरवेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा सन्स है या फिर एयर इंडिया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा सन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाते हैं या फिर 5 अक्टूबर को मनाते हैं या फिर 11 नवंबर को मनाते हैं या फिर 8 सितंबर को मनाते हैं। वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा टीचर्स डे को लेकर। ये नेशनल एजुकेशन डे है आपका, वो हमारा मनाते हैं 11 नवंबर को, ठीक है। अकॉर्डिंग to the provisional population totals of census 2011, the female या male ratio of the population in India is 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? मतलब जो मेल फीमेल रेशियो है उसका रेशियो पूछ रहा है वो हमसे। 925 है, 931 है या फिर 940 या फिर 948? तो यहाँ का राइट आंसर होगा 940। मतलब 1000 अगर मैन है तो उस पर जो महिलाएं हैं वो कितनी है? 940 है, ठीक है। 35 क्वेश्चन पे देखते हैं। टीयर्स यू अपार्ट इज अ नेशन वाइड नेशनल डैश कंट्रोल कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टीयर्स यू अपार्ट नामक एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय डैश नियंत्रण अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। एड्स का है, ये कुपोषण के लिए है, जनसंख्या का या फिर तंबाकू? तो ये हमारा होगा टोबैको यानी कि तंबाकू, यानी कि 35 का 4th वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द 35 पढ़ लिया ना हमने बच्चों, हाँ 36 पे आते हैं। द इंडियन एयरफोर्स लैंडेड इट्स C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट प्लेन एट द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड रिसेंटली ओपन एयर स्ट्रिप एट डैश इन लद्दाख। यानी भारतीय वायुसेना ने हाल ही में खोली गई लद्दाख स्थित विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी डैश पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन वायुयान को उतारा है। तो वो कौन सी हमारी एयर स्ट्रिप है? मैग्नेटिक हिल्स है, चांगला दर्रा है, जांस्कर घाटी है या फिर दौलत बेग ओल्डी? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा दौलत बेग ओल्डी। द फर्स्ट एनुअल टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी फॉर द ईयर 2012 वॉज कन्फर्ड ऑन, यानी कि सांस्कृतिक सौहार्द के लिए, यानी कि प्यार प्रेम। 2012 का पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलन तल्लूर को, पंडित रविशंकर को, SK सतपति को या फिर अविक्रम ए नंबूदरी सॉरी। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। ये तो इस साल भी चर्चा में रही हैं फिलहाल, मतलब 2022 में भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हु रिसीव द प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड फॉर पीस एंड रिकॉन्सिलेशन इन 2013? मतलब 2013 में शांति और सद्भावना के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वाक्लाव हैवल को, ब्रिगेडियर बैम को, नेल्सन मंडेला को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किसको दिया गया था? ब्रिगेडियर बैम को, यानी कि 38 का सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियाज़ IT कंपनी इन्फोसिस इन 2013? मतलब कि 2013 में किसे भारत की IT कंपनी इन्फोसिस का कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया? तो नारायण मूर्ति या फिर नंदन नीलकेनी या फिर KB कामत? तो हम सबको पता है ये इसका कौन है? नारायण मूर्ति। इन्फोसिस कहाँ पे है? बेंगलोर में है। हु हैज़ बिकम द 40 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 40 AK पाठक हैं, अल्तमस कबीर है या P सदाशिवम? तो 40 कौन थे? P सदाशिवम। तो 40 का क्या होगा? 3rd वाला ठीक होगा। अभी यह 49 और 50 वाले कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 40 तक कर लिया हमने, 41 पे आते हैं। द UN जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड
2013 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2013 को डैश संयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। शांति का, जल का, या फिर संस्कृति का, या फिर शिक्षा का। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2013 को किसका, जल का संयोग दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। एनडीएमए की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताइए क्या होती है? नेशनल डेयरी मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी, या फिर नेशनल डिफेंस एंड मेराइन एकेडमी, या फिर नेशनल डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हम सबको पता है एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे ऑफ द ईयर 2013 वॉज द सेलेस्टियल इवेंट अ सुपर मून ऑब्जर्व इन इंडिया। मतलब कि खगोलीय घटना सुपर मून भारत में वर्ष 2013 में किस दिन देखी गई थी? तो ये कब देखी गई थी? 23 जून को ये घटना देखी गई थी। विच कंपनी हैज़ क्रिएटेड एंड्रॉयड अ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल। मतलब कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया है? ब्लैकबेरी है, एप्पल है, या फिर गूगल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल होगा। 44 का थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यानी कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? क्या लिखा है ये? ली लुआंग मिन, या फिर पीटर तोमका, या फिर इरीना बोकोवा, या फिर कोई नहीं। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? इरीना बोकोवा। ये 2013 का है, ठीक है। आपको बताना कि करेंटली कौन है। इसका आप मुझे आंसर दोगे कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल प्रेजेंटली कौन है। ये 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को देखा है, समझा है और एनालाइज किया है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? राम वरण यादव। देखो अभी करेंटली कौन है वो बताना, ठीक है। ये तो हमारे 2013 का ओली है मेरे ख्याल से, ओली तो नहीं है, चेंज हो चुके हैं, सॉरी। द वेल नोन 100 मीटर्स स्प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यूएसएन बोल्ट बिलोंग टू। यानी कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ के विश्व रिकॉर्ड धारी प्रसिद्ध धावक यूसैन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यूसैन बोल्ट कौन से देश के हैं? जमैका के हैं ये। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड लॉन्च इट्स 24 स्पेशल एडिशन ऑन 100 ईयर्स ऑफ इंडियन। मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपना 24वां विश्व संस्करण भारतीय डैश के 100 वर्ष पूरे होने पर निकाला। कब? किसके? सिनेमा के, फैशन के, या फिर टूरिज्म के, या फिर क्रिकेट के? तो किसके पूरे होने पर निकाला 100 वर्ष? सिनेमा के। RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू लॉन्च प्लास्टिक नोट्स ऑफ डैश इन 5 सिटीज़ फॉर फील्ड ट्रायल्स। RBI ने और भारत सरकार ने परीक्षण आधार पर डैश मूल्य के प्लास्टिक नोट भारत के 5 शहरों में उतारने का फैसला किया। मतलब RBI ने क्या डिसाइड किया था कि हम एक करेंसी है, इसके पर्टिकुलर प्लास्टिक नोट्स को 5 जो सिटी होंगी उसमें ऐसा ट्रायल के रूप में उतारेंगे। तो वो 10 रुपीज़ के नोट थे, यानी कि 49 का सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 पढ़ते हैं बच्चों। विच कंट्री डज द पॉपुलर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोकिया। नोकिया किससे बिलोंग करती है? डेनमार्क से, जर्मनी से, या फिर फिनलैंड से, या फिर कनाडा? तो हमको पता है नोकिया कहाँ से बिलोंग करती है? फिनलैंड से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। 50 तक कर लिया ना, 51 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? CRPF, BSF, असम राइफल्स और ITBP। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असम राइफल्स हो जाएगा। विच हमको पता है सबसे पुराना है, पहले इसका नाम कुछ और था, असम राइफल्स नहीं था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वॉन द मेजोरिटी इन द सेकेंड नेशनल इलेक्शन हेल्ड इन भूटान इन 2013। मतलब भूटान में 2013 में संपन्न दूसरे राष्ट्रीय आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? ये हमारा इसका राइट होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो 52 का राइट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा अभी डिस्कस करने को है नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही ज़्यादा। आपका जो CDP है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इवन वो बाइलिंगुअल है तो आप पूरा देखना, आपको समझ में भी आएगा। वो वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम इन 2013। मतलब US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2013 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सेलेना विलियम्स ने, या वीनस विलियम्स ने, या फिर मारिया शारापोवा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरेना विलियम्स ने। 53 का फर्स्ट वाला ठीक है, ठीक है। वेयर वॉज द 20th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड। 20वीं एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी?
दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या फिर पुणे में? तो 54 का हमारा फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि 20वीं जो एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता थी वो कहाँ पे हुई थी? पुणे में हुई थी। विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द 85th ऑस्कर अवार्ड इन 2013? जो 2013 में 85 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड थे उसमें सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? आर्गो फिल्म को मिला था। फोर्थ वाला ठीक होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? करिया मुंडा, पीजे कुरियन, मोहम्मद हामिद अंसारी? तो 56 का हमारा ठीक हो जाएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 57 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013? मतलब भारत सरकार द्वारा 2013 में किसे कर प्रशासनिक सुधार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पार्थ सारथी सोम, यानी कि फर्स्ट वाला। द गवर्नमेंट ऑफ डैश हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग द ग्रामीण बैंक द नोबल पीस प्राइज विनिंग माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब सरकार ने नोबल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला किया। ये ग्रामीण बैंक के वो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे आपके संस्थापक, जितना मुझे याद आ रहा है। तो 58 का राइट होगा हमारा बांग्लादेश फोर्थ वाला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ न्यू स्किल डेवलपमेंट स्कीम सीखो और कमाओ फॉर द यूथ ऑफ? मतलब भारत सरकार ने डैश के युवाओं के लिए सीखो और कमाओ नामक एक नई कौशल विकास योजना शुरू करी। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए थी ये, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए थी यानी कि अल्पसंख्यक के लिए, या फिर पिछड़े वर्गों के लिए, या फिर अनुसूचित जातियों के लिए? तो 59 का हमारा ठीक होगा सेकंड वाला, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड डैश हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द ईयर 2014 एज द ईयर ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंज चाइना। देखिए भारत और डैश ने वर्ष 2014 को मित्रतापूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। ये कौन सी दो कंट्रीज थी जिनके बीच में ये एक मतलब डिसीजन हुआ था? ये था इंडिया और चीन। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड फॉर शूटिंग इन 2013? मतलब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2013 में निशानेबाजी के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था? रोजन सोडी को, रूपेश शाह को, या फिर राजकुमारी राठौड़ को, या फिर अभिजीत गुप्ता? तो 61 का हमारा थर्ड वाला सही होगा, राजकुमारी राठौड़। तो देखो आपको अवार्ड वगैरह भी अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है? जितने भी अवार्ड हैं 2022 के जो आपके एग्जाम से पहले जिसके न्यू नहीं आते हैं वो सारे अवार्ड सब अच्छे से एक पेज पे लिखो, याद करो, ठीक है? What is the name of the highest body in India that advise the central and state government in the field of education? मतलब शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोत्तम संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग, या फिर CBSE? तो इसका राइट क्या होगा? CBSE, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नहीं, CBSE नहीं है, सॉरी बच्चों, ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। CBSE वाला रॉन्ग है, ये लिखा है, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मुझको कन्फ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द 2020 ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट? मतलब 2020 के जो ओलंपिक खेल थे डैश शहर में आयोजित किए जाएंगे। टोक्यो में होंगे, इस्तांबुल में होंगे, मैड्रिड में होंगे, या फिर लंदन? तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो में। हुए भी थे, आपने देखा होगा, वो 2020 की जगह लास्ट टाइम हुए थे। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC सेलिब्रेट इट डैश एनिवर्सरी ऑन 1 सितंबर 2013, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर 2013 को अपनी डैशवीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी थी ये? इनकी 57th वर्षगांठ थी, यानी कि सेकंड वाला हमारा ठीक होगा। फोर्थ में लग गया निशान धोखे से, सही है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 पे। द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड अचीव लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर्स। मतलब कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति वर्ष से कम आयु के बच्चों में इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। कितने बच्चों तक पर अप्लाई होती है? 6। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड वाला हो जाएगा, जिसका आंसर है 6। इन्फिनिटी टावर, द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्विस्टेड टावर, इज सिचुएटेड इन। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार, जिसको हम द इन्फिनिटी टावर के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारी दुबई में पड़ती है। 66 का फोर्थ वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 पे आते हैं बच्चों। द महाकुंभ मेला इन 2013 वॉज लोकेटेड एट, मतलब वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला कब, मतलब कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो हमें पता है कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। Which 163-year-old service has been stopped by BSNL from July 15, 2013, यानी कि BSNL ने 15 जुलाई 2013 से कौन सी 163 वर्ष पुरानी अपनी सेवा बंद कर दी? कौन सी थी वो? टेलीग्राम की सेवा। Who has become the first brand ambassador of बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? BSF का जो पहला ब्रांड एम्बेसडर था कौन बना था? विराट कोहली। विच फेमस इंडियन स्वीटिंग एंड फैब्रिक कॉन्ग्लोमरेट हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट शॉप इन कराची पाकिस्तान इन 2013? किस प्रसिद्ध भारतीय शूटिंग और फैब्रिक समूह ने 2013 में कराची पाकिस्तान में अपनी पहली दुकान खोली है? OCM, बिमल या रेमंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमंड ने खोली। देखो ये हमारा जीएस का क्वेश्चन था, जो 70 तक क्वेश्चन थे, यानी कि 40 क्वेश्चन थे कुल मिला के जीएस के, वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचता है रीजनिंग का पोर्शन, जो हम करेंगे। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी, बैकग्राउंड जो भी शोर रहा है उसको आप इग्नोर करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। बाकी हम अपना रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू करते हैं। हम हमारे अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि मधु और शोभा नाट्यशास्त्र में और कंप्यूटर विज्ञान में दक्ष हैं। अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान में और भौतिकी में दक्ष हैं। अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी में और इतिहास में दक्ष है, यानी कि निशा और अंजलि भौतिकी में और गणित में दक्ष हैं। पूनम, शोभा इतिहास में और नाट्यशास्त्र में दक्ष हैं। तो देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कॉमन हो उनको एक चार्ट में शो करो, फिर एलिमिनेट करो अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसका चार्ट आपको पहले से बना के रखा है, वरना मुझे लिख नहीं मिलता है इतना सारा। यहाँ पे देखो हमारे मैथमेटिक्स में कौन कौन से बच्चे स्पेशल हैं? निशा और अंजलि। फिजिक्स में हमारे अंजलि, मधु, पूनम, निशा। हिस्ट्री में हमारे अंजलि, पूनम, निशा, शोभा। आप जब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लोगे और इसको देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। और कंप्यूटर साइंस को मैंने CS से शो किया है, और ड्रामाटिक्स यानी कि नाट्यशास्त्र इंग्लिश में यूज़ किया है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। कंप्यूटर साइंस में हमारे अंजलि, मधु और शोभा दक्ष हैं, और ड्रामाटिक्स में हमारे मधु, शोभा और पूनम दक्ष हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, और लिखते कैसे हैं इसको? जैसे आपने पहली जो लाइन पढ़ी कि मधु और शोभा नाट्यशास्त्र में कंप्यूटर विज्ञान में दक्ष हैं, तो पहले क्या करो, पांचों जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसको लिख लो, उसके बाद में एक एक करके इस चार्ट को बनाते रहो। बाकी किसी को अगर पर्सनली कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। देखो कौन भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में, हिस्ट्री में और मैथ्स में दक्ष हो लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में नहीं हो? हमारे ऑप्शन में दे रखा है मधु, पूनम, अंजलि। तो इन चारों में से कौन ऐसा है जो फिजिक्स में भी हो, हिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में ना हो? तो देखो इन चारों को रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखूंगी तो वो हट जाएगा। मधु, पूनम, निशा, अंजलि, और फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स। देखो फिजिक्स में हमारा अंजलि आ रही है, हिस्ट्री में हमारी अंजलि आ रही है, और लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी आ रही है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन अपना कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में नहीं होना चाहिए, तो अंजलि तो हमारा आउट ऑफ द आंसर हो गया। दूसरा हम पूनम को देखते हैं। पूनम हमारी किस किस में आ रही है? पूनम हमारी तीनों में आ रही है शायद। पूनम हमारी देखो फिजिक्स में भी पूनम आ रही है। अरे एक मिनट, पूनम हमारी फिजिक्स में भी आ रही है बच्चों, पूनम ड्रामाटिक्स में भी आ रही है, और पूनम हिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, ड्रामाटिक्स में भी है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि मैथ्स में होना चाहिए, और हिस्ट्री में होना चाहिए, और फिजिक्स में होना चाहिए। तो पूनम भी रॉन्ग हो गया। फिर मधु को देखते हैं, मधु को चेक करते हैं। देखो मधु हमारी फिजिक्स में है, मधु हमारी कंप्यूटर साइंस में है, मधु हमारी ड्रामाटिक्स में। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या बचा? हमारा बचा निशा, और निशा हमारा राइट होगा यहाँ पे। ऐसे ही आप बाकी के देख लेना, मैंने चार्ट बना के दे दिया, आपको बस उसमें से एलिमिनेट करना होगा अपने 4 ऑप्शन को लेकर। मैं अगर करूँगी तो बार बार दिक्कत हो रही है एक्चुअली थोड़ी सी, आप लोग प्लीज़ समझिए। कौन भौतिकी, इतिहास और नाट्यशास्त्र में दक्ष है?
पूनम, शोभा, मधु, अंजलि। देखिए इसमें पूनम होगी, देखो कैसे। पूनम आपकी फिजिक्स में भी होगी, हिस्ट्री में भी होगी और सीएस में भी। देखो पूनम आपका फिजिक्स में भी नाम दे रखा है, पूनम हिस्ट्री में भी दे रखा है, पूनम ड्रामेटिक्स में भी दे रखा है। तो इन तीनों में पूनम एक्सपर्ट है, यानी कि हमारा यहाँ पे कौन सा ठीक हो गया, पूनम वाला आंसर सही हो गया। ऐसे ही दे रखा है कि कौन इतिहास में, भौतिकी में, कंप्यूटर विज्ञान में और गणित में दक्ष है, यानी कि फिजिक्स में, हिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में और मैथ्स में। देखो यहाँ पे हमारी अंजलि है, जो अंजलि मैथ्स में भी आ रही है, अंजलि फिजिक्स में भी आ रही है, अंजलि कंप्यूटर साइंस में भी आ रही है, अंजलि हिस्ट्री में भी आ रही है। तो अंजलि इज़ द राइट आंसर। अंजलि इन चारों में एक्सपर्ट है। 73 का थर्ड वाला। इसके अलावा आगे चलो, अब ये वाला क्वेश्चन हट गया, अच्छी बात है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से जिनके नाम ABCDEF हैं, और A और E क्या हैं, भाई हैं। AE भाई है, FE की बहन है, CA के चाचा का इकलौता बेटा है, B और D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। C का F से क्या संबंध है। देखो हम इसको बनाते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, जिससे कि नहीं जूम नहीं करती हूँ वरना फिर क्वेश्चन ही देखते हैं। देखो ऊपर 6 लोग हैं, ABCDEF, A और E क्या है, भाई है। ये हमारा A हो गया, जिसको मैंने इस स्क्वायर में बंद किया, और E हो गया, ठीक है, ये भाई हो गए। F कौन है, E की बहन है, E की बहन है, F बहन है तो उसको लिए मैं सर्कल से शो करूँगी। फिर C कौन है, A के चाचा का इकलौता बेटा है। C कौन है, A के चाचा, यहाँ इसके चाचा यहाँ पे आएंगे, इनका इकलौता बेटा C, ये इनका बेटा है, ठीक है। B और D C के पिता के भाई की बेटियाँ हैं। C के पिता, इसके पिता यहाँ पे होंगे, उनका भाई ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इनकी बेटियाँ हैं। कौन, इनकी 2 बेटियाँ हैं जो B और D हैं, B और D, ठीक है। बेटियों को हम इससे शो करते हैं और बेटों को हम इससे शो करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी से भी शो कर सकते हैं जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे। तो C का F के साथ में क्या संबंध है, C ये रहा हमारा, F ये रहा हमारा। F बेटी है, C कौन है, बेटा है, लड़का है, और A कौन है, A के चाचा के बेटा है C, ठीक है। तो हमारा C क्या हुआ, C और F क्या हो गए, कजिन हो गए ना, इसलिए 74 का फर्स्ट वाला ठीक होगा। फिर ये पूछ रहा है कितने बच्चे नर हैं। तो देखो ये बना हुआ डायग्राम है, इसमें हमें दिख रहा है कितने बच्चे नर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 लोग यहाँ पे क्या हो गए, 3 नहीं सॉरी, हाँ 3 लोग यहाँ पे नर हो गए, मतलब मेल हो गए, ठीक है। तो 75 का थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। अब D का A के साथ में क्या संबंध है, फिर से हमको इसको बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं बना लेते हैं। क्या है, A और E भाई हैं, A हो गया, ये E हो गया, भाई हो गए। F कौन है, E की बहन है, F E की बहन हो गई। C कौन है, A के चाचा का इकलौता बेटा है, A का चाचा ये रहा, इनका इकलौता बेटा C है। B और D C के पिता के भाई की बेटियां हैं, ये C का पिता हो गया, C का पिता ये हो गया, कुछ भी मान लो इसको, इसकी बेटियां B और D हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि D का A के साथ में क्या संबंध है, D और A क्या हुए, D और A भी क्या होंगे, कजिन होंगे। 76 का 4 वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमारा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQ R X Y और Z। Q R का बेटा है, Q कौन है, बेटा है किसका, R का, तो एक R से 1 साल ऊपर, मतलब 1 जनरेशन ऊपर आएगा। फिर क्या है, पर R कौन है, क्योंकि माँ नहीं है, इसका मतलब R कौन है, R पापा हुआ, अगर माँ नहीं हुआ तो पापा ही तो हुआ। P और R एक विवाहित जोड़ा, यानी कि P कौन है, इसकी वाइफ है R की। Y R का भाई है, R का भाई कौन है, Y है, जो हम उसके साथ में ही बनाएंगे। X कौन है, P की बेटी है, P की बेटी X है। और Z कौन है, P का भाई है, P का भाई कौन है, Z है, ठीक है। फिर वो कह रहा है R का साला कौन है, सिंपल सी बात है, ये जो R की पत्नी P और P का भाई Z, तो R का जो साला होगा वो कौन होगा, Z होगा। तो हमारा 77 का 2 वाला ठीक होगा। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, देखो एक तो P हो गई महिला और दूसरी उसकी बेटी महिला, तो 78 का 2 वाला ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भाइयों का एक जोड़ा है, वो अभी हमने ऊपर देखा था, R और Y आपका यहाँ पे आई थी ना, Y उसका जो मतलब ब्रदर है वो कौन है, R है। तो ये क्या हो गया, भाइयों का एक जोड़ा हो गया। इसको मैं दोबारा नहीं बनाई वरना बहुत टाइम कंज्यूम होगा।
अब देखो हम अपने ये वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इसमें आपको क्या करना है, सीरीज को रिप्लेस करना है। 3 15 डैश 63 99 143। देखो इसमें क्या हो रहा है, 3 से 15 तक जाने के लिए और उसके आगे क्या क्या यहाँ पे कहानी है। 3 इंटू, देखो 3 के नीचे आपने 2 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 गया 3 आ गया। ऐसे ही आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया -1, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 1 गया 5 आ गया, 2 4, फिर 2 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, -1 35। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 35। कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर देख लो कि वो किस स्क्वायर के आसपास आती है, तो उसमें से एक माइनस कर देना है। फिर से एक बार समझा देती हूँ अगर जिनको दिक्कत हो रही हो। एक तो मेरे को थोड़ा लिखना नहीं मिलता है बच्चों। देखो 315 है, 3 से 15 कैसे बना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, -1 कर दिया, 3 हो गया। फिर हमने 4 का स्क्वायर किया, -1 किया, 15 हो गया। ऐसे ही हमने 6 का स्क्वायर किया, -1 किया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 1 गया 35 होता है। तो 18 का थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। 81 पे आते हैं। 3 7 15 63 127। इसमें क्या करना है, देखो 3 से 7 लेके जाना है। 3 3 7 15 डैश 63, इतना ही लिखती हूँ मैं। 3 से 7 आपका बनेगा इंटू 2 + 1, 3 2 6 हो गया। ऐसी 7 से 15 इंटू 2 + 1, ऐसी 15 से ये इंटू 2 + 1, तो 15 2 30 और 30 + 1 31। तो फिर 81 का सेकंड वाला हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, 82 पे बढ़ते हैं। 4 10 28 सॉरी डैश 82 244 730। इसमें क्या करना है, देखो 4 10 डैश 82, इतना ही लिखते हैं हम। देखो 4 से 10 कैसे बन सकता है, 4 3 कितना होता है, 12 होता है, -2 कर दिया 10 हो गया। ऐसी 10 3 कितना होता है, 30 होता है, -2 कर दिया 20 हो गया, 28 हो गया। ऐसी 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 करो तो कितना आएगा, 82 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनता है वो क्या बन रहा है, इंटू 3 -2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 87 82 का फर्स्ट वाला 28। अब देखो YWTPKEX, ये आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। Y की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। W की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, सॉरी 23 होती है। T की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। P की वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। K की वैल्यू IJK 11 होती है। E की वैल्यू 5 होती है। X की वैल्यू 24 होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या आएगा वो लिखना है। देखो 25 से 23 यानी कि 2 कम हो रहे हैं, 23 से 20 यानी -3 कर दिया, 20 से 16 यानी कि -4 कर दिया, 16 से 11 यानी कि -5 कर दिया, 11 से 5 यानी -6 कर दिया, और 5 से 24 यानी कि -7 कर दिया। तो यानी कि अब 24 के बाद जो नंबर लिखा जाएगा उसमें हम -8 करेंगे। अगर हम 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, 16 आएगा। और 16 पे कौन सा नंबर होता है, 16 पे हमारा P होता है। तो इतना क्लियर हो गया, 16 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने -8 किया, हमको दो संख्याएं, दो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखनी है। तो अब हम 16 में से क्या करेंगे, -9 करेंगे। 16 में से 9 के कितना बचा, 7 बचा। 7 पे क्या आता है, EFGH, H नहीं G आता है यहाँ। तो P और G यानी कि 83 का हमारा सेकेंड वाला ठीक हो गया। अब ABDEFHIJKSTUVWX, देखो इसमें क्या करना है, ABD, A की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। B की वैल्यू कितनी होती है, D की वैल्यू, देखो A की वैल्यू 1 होती है। इसका मैं आपको आंसर बता दूँ, ये वाला होगा, लेकिन मैं इसको करूँ कैसे आपके सामने। A की वैल्यू 1 होती है, देखो D की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। H की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 + 3 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, +5 होगा। जब हम 8 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, M आता है, यानी कि 13 आता है। 13 की वैल्यू M होती है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85, इसमें आपको सीरीज पे मतलब एक पैटर्न बन रहा है, उनको उसको फॉलो करना है। GH कैसे बनता है हमारा, G की वैल्यू 7 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, यानी कि एक आगे बढ़ा के लिख दिया है। फिर हमने क्या किया है, JL, J की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे लिखो। देखो G की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 7 होती है। और J की वैल्यू कितनी होती है, J की वैल्यू हमारी 10 होती है। अरे पेन नहीं चल रहा। N की वैल्यू हमारी 14 होती है।
एस की वैल्यू हमारी 19 होती है और वाई की वैल्यू हमारी 25 होती है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, देखो 7 से 10 गया, 3 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 4 का, फिर +5 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, तो अब कितना होगा +7 यानी कि 26 और 6 यानी कि F, यानी कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा F। तो हमारा एक जो नंबर हो गया वो तो F आ गया। अब देखो H की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, L की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, Q की वैल्यू बच्चों 17 होती है। ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग पे इतना स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए ना, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक सीरीज़ आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट अब तो आपकी रीजनिंग भी हल्की से नंबर की बची है बस। फिर S19 आपको इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। वाई देखो 8 से 12 4 +4 +1 1 इसमें ऐड होता जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा 4th वाला आ जाएगा। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी खास कोड में ILB का अर्थ है रोजेस आर ब्लू, सिल्क ही का अर्थ है रेड फ्लावर्स और PE मिट ही का अर्थ है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। तो उस कोड में रेड को कैसे लिखा जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। इसको हम पहले क्वेश्चन को बड़ा करते हैं जैसे कि हम कर सकें, इतना काफ़ी है। हाँ देखिए, अरे पेन, हाँ देखो पहले क्या करना है ILB और P, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका मतलब है रोजेस। आर को मैं सिर्फ R से शो करती हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा वरना ब्लू, BLU ब्लू, ओके। फिर हमारा आता है दूसरा लाइन दे रखा है SIL के सिल्क, सिल्क HEE ही, जिसका मतलब है रेड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, ओके। इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। फिर PE मी हिट, PEEP MIT मिट, HEE ही, इसका मतलब क्या है बच्चों, फ्लावर्स क्या हैं, फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स, यानी कि फ्लावर्स को मैंने F से शो किया है, R को हमने सिर्फ R से शो किया है, वेजिटेबल्स को V से। अब देखो उस कोड में रेड को कैसे लिखेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखो ILBP और ILBP में रोजेस आर ब्लू आ रहा है ना, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। नीचे देखो इसमें R जो है हमारा, PEE हमारा यहाँ भी दे रखा है, पेन चेंज करती हूँ पहले तो, ग्रीन, हाँ देखो PEE हमारा यहाँ भी दे रखा है, PEE हमारा यहाँ भी दे रखा है। अब देखो इसकी जो लाइन पूरी दे रखी है, इसमें कौन सा शब्द कॉमन है जो इसमें है, तो हमारा जो R है वो इसमें भी है, इसमें भी, तो यानी कि PEE का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया R, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो सिल्क हर, HER हर, सॉरी HEE ही, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो अब इनमें कौन सा वर्ड कॉमन है, फ्लावर्स हमारा इसमें भी है, फ्लावर्स हमारा इसमें भी है, तो यानी कि HEE का मतलब क्या हो गया बच्चों, फ्लावर्स हो गया, ठीक है। HEE फ्लावर्स हो गया। अब क्या बचा, सिल्क, तो यानी कि जो यहाँ पे फ्लावर्स के साथ में रेड लिखा है और ही के साथ में सिल्क लिखा है, तो रेड को क्या शो करेगा, सिल्क शो करेगा। ऐसे ही हमारा उस कोड में रोज़ को क्या लिखा जाएगा, देखो रोज़ को क्या लिखा जाएगा, ये हम इससे देखते हैं। हमारा R इसमें आ रहा है, रोजेस आर ब्लू, एक मिनट, हिल BP, तो रोजेस के लिए इसको हम कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते कि रोजेस को हम क्या लिखेंगे, ऐसे हमको हिंट नहीं दे रखे हैं। तो 87 का हमारा D वाला ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आगे क्वेश्चन इस पे ना हो। अब देखो वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स है, इसको आप अभी मैंने आपको समझाया था उस तरीके से जब निकालोगे तो आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ, ठीक है। देखो एक सीधी दिशा में 15 मीटर चलता है, एक व्यक्ति है A है जो एक सीधी दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर 10 मीटर चलता है, इसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे सिर्फ क्वेश्चन देख लें। हाँ अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे दिखेगा नहीं, अब जैसे वैसे लिखा है ना वैसे वैसे करते जाओ। A है सीधी दिशा में 10 मीटर चल रहा है, A हमारा A हो गया, ठीक है। ये एक सीधी दिशा है जहाँ पे उसने 10 मीटर चला पहले वो, ठीक है। फिर वो क्या हुआ,
और फिर दाईं ओर फिर से यहाँ जब वो 10 मीटर चल लिया उसके बाद में वो दाईं ओर फिर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पे इसका दायां कहाँ होगा, नीचे होगा ना। जब ऐसे ये तो 10 मीटर ये हो गया, उसके बाद में वह हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए कम से कम 5, 15 और 15 मीटर चलता है। फिर यहाँ से उसका बायां क्या होगा बच्चों, बायां ये होगा, 5 मीटर चला। यहाँ से इसका बायां क्या होगा, ये होगा, 5 मीटर चला। फिर यहाँ से इसका बायां क्या होगा, 5 नहीं 15, यहाँ पे 15 चल रहा है वो 15 मीटर, ठीक है। ये उसने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब फिर यहाँ से बायां यानी कि 15 मीटर चल रहा, वो ये रहा उसका 15 मीटर। अब वो अपनी जो प्रारंभिक स्थान था ये, उससे वो कहाँ पहुँच गया, देखो प्रारंभिक स्थान से अब वो सेम डिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो 5 मीटर चला, यहाँ पे 10 मीटर 15 हो गया, इसलिए सेम आ गया। अब वो कह रहा है कि चलना शुरू करने के स्थान से वो कितनी दूरी पर है। देखो ये वाली हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली हमारी 10 है, इतनी हमारी डिस्टेंस 10 आ गई। ये वाली हमारी 5, 15 है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली 5 होगी ना। जब हमारी देखो इतनी, ये वाली 10 है और ये पूरा 15 है, तो ये कितना बचेगा, ये 5 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, यानी कि 5 मीटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 89 का 2 वाला, ऐसी ए बी के दक्षिण की ओर है, सी बी के पूर्व की ओर है, तो ए सी के किस दिशा में है। देखो ये इसी के दक्षिण दिशा में होगा। ए कौन है, बी के दक्षिण की ओर है। अगर ये मेरा बी है तो इसका दक्षिण ए यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर सी कौन है, बी के पूर्व की ओर है। सी बी का पूर्व कहाँ पे होगा बच्चों, बी का पूर्व ये होगा, सी यहाँ पर है। तो ए सी के किस दिशा की ओर है, ए देखो सी की, ये जो सी है इसके ऊपर हम अपना कंपास ला के रखें, ये तो डायरेक्शन कौन सी बनती है, ये वाली दक्षिण पश्चिम बनती है ना सी के अकॉर्डिंग। तो ए कहाँ पे आ गया, दक्षिण पश्चिम में आ गया, यानी कि 90 का 4th वाला सही हो जाएगा। अब ये फिर आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसे बड़ा इजी। 20 को लिखा गया है, ये 11 को लिखा गया है, कुछ नंबर है। फिर 12 को क्या लिखेंगे, देखो 12 की जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो 20 में 11 में इन्वॉल्व हैं, तो कुछ मत करो, जो आपके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उसकी वैल्यू लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है, हमारी 8 है, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, टी डब्ल्यू 20 में देखो डब्ल्यू की वैल्यू 6 हो गई। फिर ई की वैल्यू क्या है, 20 में 3 है। फिर एल की वैल्यू क्या है, 11 में देखो एल की वैल्यू हमारी 2 हो गई। फिर ये हम इतना ही देखते हैं, हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देखो 92 पे आते हैं। यदि 291 से लेकर 300 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो इनमें से कौन सी संख्या सम संख्याएं कितनी बार आएंगी। अब आपको क्या करना है, 291 से लेकर 300 तक की सभी संख्याएं लिखनी है, उसमें जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उसको काउंट करोगे तो आपका आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि छात्रों की कतार में अमित बाएं से 15वें स्थान पर है और बिंदु दाएं से 4थे स्थान पर है। अमित और बिंदु के बीच में 3 छात्र हैं। सिंटू अमित के ठीक बाएं हैं, दाईं और सिंटू किस स्थान पर होगा। देखो छात्रों की कतार हो गई, ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं, सही। इसमें कह रहा है कि अमित बाएं से 15वें स्थान पर है। अमित यहाँ से जो अमित है ये हमारा अमित हो गया, इसका जो स्थिति है वो 15 है, ओके। और बिंदु कौन है, दाएं से 4थे स्थान पर। बिंदु हमारी यहाँ पे बैठी है, उसकी पोजीशन कितनी आ गई, 4th आ गई। फिर अमित और बिंदु के बीच में 3 छात्र हैं, इनके बीच में हमने ये 3 नन्हे मुन्ने बच्चे बिठा दिए, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है हमसे, फिर वो हमसे कह रहा है कि 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ, हाँ। फिर वो कह रहा है सिंटू अमित के ठीक बाईं और अमित ये रहा, इसके बाईं यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे सिंटू बैठा है। सिंटू अमित के ठीक बाएं, दाईं ओर से सिंटू की पोजीशन क्या होगी, यानी कि इस साइड से सिंटू का स्थान क्या है। देखो 4था नंबर पे कौन है, बिंदु है। 5वां नंबर ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां, यानी कि जो सिंटू है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पे बैठा है, ओके। 94 पे आते हैं अपने बिना समय वेस्ट किए। 94 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। देखो एक वर्ष में अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। आपको निकालते कैसे हैं, देखो आपके जितने भी मंथ्स हैं ना, जिन मंथ्स को ऐड करने पे 7 से पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमेनिंग डे ना बचे, तो वही वो मंथ्स होते हैं जिनका कैलेंडर रिपीट होता है। चाहो तो आप करके देख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन चारों को करके देखोगे ना तो देखो जनवरी में जो हमारे ऑड डेज आते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। फरवरी में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। समटाइम डिपेंड ऑन उस पर करता है, लीप ईयर पे भी करता है। मार्च में कितने होते हैं, मार्च में 3 होते हैं। और फिर अप्रैल में कितने होते हैं,
अप्रैल में रिपीट करना है तो 3, 6, 7 बैठता है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस इतना करना है कि आपको जो आपके मंथ्स है ना उनका एडिशन अगर वो ऐड होने के बाद में 7 से पूरा कट रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो वो महीना होगा जिसका कि जो महीने की जो डेज होंगे वो रिपीट होंगे। अप्रैल और दिसंबर का करके देखोगे तो इनके आपस में सेम नहीं होता, लेकिन अप्रैल का और जुलाई का आप देखोगे तो सेम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे कि ए और ई में से आपको ये मतलब चुनना है। देखो शिक्षक, कॉलेज, छात्र, इसमें से कौन सा ग्रुप होगा जो ठीक होगा। देखो शिक्षक, कॉलेज, छात्र, ये कॉलेज होगा जिसमें शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं। तो ऐसा हमारा डायग्राम कौन सा है, सी वाला है। तो 95 का सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 पे आते हैं मंत्री परिषद, पेन चेंज कर लूँ 1 मिनट। हाँ 96 पे आते हैं मंत्री परिषद, गृह मंत्री, मंत्री। देखो मंत्री परिषद, गृह मंत्री और मंत्री ये सारे क्या हैं के अंदर एक के अंदर एक आते हैं। तो 96 का हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्राध्यापक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। ये प्राध्यापक क्या है, शोधकर्ता भी हो सकता है और शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हो सकता है या फिर प्राध्यापक भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें एक व्यक्ति में हो सकती है ना। तो यहाँ यानी कि हमारा 97 का ए वाला हो जाएगा। अब देखिए हमारे ये आते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको पहचानना होता है क्वेश्चन को कैसे, कौन सी सीरीज़ फॉलो हो रही है। देखो इसमें क्या कर दोगे, 1 मिनट पेन। हाँ देखिए OP, हाँ इधर इसमें दिखाती हूँ, इंग्लिश वाले में समझाती हूँ, हिंदी बड़ी खिचड़ी पक गई है। देखो आपको लास्ट देखो MOP दे रखा है। तो यहाँ यानी कि जो हमारी थर्ड वाली पोजीशन होगी यहाँ पे क्या आएगा, P आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट करो, फिर P और P के बाद यहाँ पे क्या होगा, N होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, N दे रखा है। फिर N के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में M होगा, MOPN। तो यहाँ पे MOPN का सीक्वेंस चल रहा है, MOPN, ठीक है। इसी को आपको सीरीज बढ़ानी है। तो जो आपका आंसर आएगा वो 98 का फर्स्ट वाला आएगा। याद रखना, मैं आपको समझा रही हूँ। 1 मिनट 1 सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सही कर लूँ। हाँ यहाँ पे जो सीरीज़ फॉलो हो रही है वो MOPN की हो रही है। आप इस सीरीज़ को बार बार रिपीट करना, और इसको जब आप बार बार रिपीट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर ठीक होगा। ओके, मैं लिख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए मैं आपको उतने अच्छे से शायद अपना चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कभी कभी, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी। TU-RT-, देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो सीरीज़ हमारी फॉलो हो रही है वो हो रही है RTUS। बार बार यही सीरीज़ रिपीट होगी और इसके बाद में जो आंसर बैठेगा हमारा फोर्थ वाला होगा, ठीक है। RTUS। आपको पूरे में क्या करना है, RTUS की जो सीरीज़ है उसको रिपीट करना है। 100 क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा MNO, देखो इसमें MNO, NOP, QRS। देखो इसमें क्या होगा, पहले हमारी MNO की हो, एक तो मैं करूँ जैसे, देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा। हाँ देखो MNO की हो रही है पहले से ही है, उसके बाद में हमारी NOPQ की हो रही है, फिर NOPQ के बाद में हमारी OPQRS की हो रही है, फिर हमारी PQRST की हो रही है। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, पहले PQRST, फिर हमारा क्या होगा P, यहाँ पे PQRST और फिर U हो जाएगा, यानी कि 100 का थर्ड वाला एक एक आगे बढ़ता जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन हमारा और बचता है BBCA। इसमें क्या हो रहा है, देखो BBC, ये BBC दिख गया आपको, तो यहाँ पे B लगा दो। से BBC यहाँ पे जो हो रहा है BBCCA और CCAAB, ये वाला पैटर्न चल रहा है AABBC, मतलब जहाँ से ख़त्म हो रही है। जैसे BBCCA हो गया तो आपने क्या किया, 2 को छोड़ दिया, फिर लास्ट के 3 लिए और फिर बीच वाले को, लास्ट वाले को डबल कर करके लिख दिया। 101 क्वेश्चंस कहाँ गए। हाँ चलो ऑड वन आउट छांटते हैं बैठ के, इसमें से क्या अलग है। देखो सी, हियर, थिंक, टेस्ट। ये सी, हियर, टेस्ट ये सारे किससे होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। लेकिन थिंक क्या है, दिमाग का काम है। तो फिर 102 का हमारा थर्ड वाला अलग होगा। नियाग्रा वाटरफॉल, वोल्गा, कॉन्गो, अमेज़न, इसमें क्या अलग होगा, नियाग्रा, क्योंकि ये क्या एक वाटरफॉल है। अब ऐसे ही इसमें देखो 104 वाले में क्या है, देखिए इसमें
आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों होगा? क्योंकि इसके अलावा इसमें क्या है, सारे पेयर क्या है, प्राइम नंबर है। जबकि इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, सभी ऑप्शन में आपके प्राइम नंबर दे रखे हैं। लेकिन आपके फोर्थ वाले में क्या है, एक कंपोजिट नंबर दे रखा है जो कि 14 है। बाकी 3 क्या है, प्राइम नंबर है आपके, इसलिए आपका 104 का फोर्थ वाला ऑड वन आउट होगा, यानी कि ये सबसे अनोखा है, अलग है। 12 42 हमारा, और 14 से 82, और 23 से 66, और 36 से 72। देखो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो बच्चों होगा 78 का डी वाला। कैसे होगा देखिए, एक मिनट। देखो इसमें क्या किया गया है, एक ये वाला है आपका 36 और 72, इसमें 36 का दुगना है। जबकि बाकी सब में अगर हम 12 का 2 करते हैं तो 24 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 42 लिखा है। 14 का 2 करते हैं तो कितना आता है, 28 आता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 82 लिखा है। लेकिन यहाँ पे 36 इंटू 2 72 होता है, जो कि हमारा सही है। 106 को देखते हैं। 106 वाला आप यहाँ करना, कुछ नहीं करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप इसको जब लगाओगे तो इसमें एक एक का आगे बढ़ता रहेगा, और इसमें एक ऐसा है जो कि सबसे अलग है। जो सबसे अलग है वो JKST है। जब मैं इसको खोलती हूँ JKST को, देखो J की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, K की वैल्यू 11 होती है, S की 19 होती है, T की 20 होती है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है +1 का, इसमें आ रहा है +9 का, और +8 का, इसमें आ रहा है +1 का। बाकी आप तीनों देखोगे तो उसमें +9 का डिफरेंस होगा बीच में, इसलिए ये वाला आपका अलग है। अब देखो यहाँ पे 107 क्वेश्चन, गरजना बारिश और रात। गरजना यानी कि ठंडा का संबंध किससे है, रेन से है, तो नाइट का क्या होगा, इवनिंग होगा। ऐसे ही हमारा 108 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्के, टकसाल, ईंटें। सिक्के क्या है, कॉइन क्या होते हैं, मिंट होते हैं। ऐसी ईंटें कहाँ, भट्टे में बनती है ना। सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं, टकसाल में। ऐसी ईंटें भट्टे में बनती हैं। बीमारी में क्या लेते हैं, दवा लेते हैं। वैसे अकाल में क्या चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होती है। जब सूखा पड़ता है तो बारिश की नीड होती है, नहीं होती है। 10th वाला देखो, आँख का क्या है, मायोपिया है, और तीत का क्या है, पायरिया है। दांतों में क्या होती है, पायरिया होती है। ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम आपको CDP कराएंगे जो बाइलिंगुअल है और आपको अच्छी समझ में आएगी। शुरू करते हैं। देखिए, लिंग्विस्टिक इज डैश, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, या फिर रिलेशनशिप अमंग लैंग्वेजेस, या फिर हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम, या फिर ऑल ऑफ दिस। यानी कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा का उद्गम है, या फिर भाषाओं के बीच का संबंध है जिसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं, या फिर इसका विवरण है कि समय के साथ में भाषाएं कैसे बदलती हैं। तो हमको पता है भाषा विज्ञान क्या है, भाषा का उद्गम भी है, और साथ में बहुत सारी भाषाओं के बीच का संबंध भी है, और साथ में ये भी है कि हमको पता है कि टाइम के साथ में लैंग्वेज में क्या अपडेट हो रहा है, या फिर क्या उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा विज्ञान के अंदर आती हैं। इसलिए ये हमारा ऑल ऑफ दिस वाला आंसर करेक्ट होगा। 111 का राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन कहते हैं, रेडीनेस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, या फिर मोबिलिटी कहते हैं। मतलब परिपक्वन, तत्परता, या फिर अनुवांशिकता, या फिर गतिशीलता। तो हमको पता है जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वही क्या है, मैचुरेशन का ही तो पार्ट है। मैचुरेशन ही तो हम उसको कहते हैं कि एक बच्चे में फिजिकल ग्रोथ आ गई, उसका डेवलपमेंट भी हो गया, तो वो क्या है, मैच्योर हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड, मतलब विकास को आकार देने वाले जो वातावरण कारक है उसमें क्या इंक्लूड होता है, कल्चर, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर क्वालिटी ऑफ लर्निंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब आप बताओ कि आपके विकास को यानी कि इफेक्ट डालने वाले कौन से इसमें से कारक है। हमने संस्कृति भी पढ़ा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होता है, और पोषण की गुणवत्ता भी होता है। यानी कि 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। फिर हमारा आता है, मोटिवेशन शुड यूजली बी फॉलो बाई। मोटिवेशन जो होता है, प्रेरणा जो होती है, आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए, रिवॉर्ड के बाद में, इंसेंटिव के बाद में, नॉलेज ऑफ रिजल्ट के बाद में, या फिर पनिशमेंट के बाद में। तो प्रेरणा आमतौर पर कब होनी चाहिए, प्रोत्साहन के बाद में। जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हो तभी तो उससे इंस्पायरेशन मिलती है ना, कि हमें ये काम आगे और अच्छे से करना है। कोई काम कर रहा है, आपने प्रोत्साहित करने की जगह क्या किया, उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो वो बंदा दोबारा वो काम करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए प्रेरणा कब होती है, प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। और प्रेरणा भी क्या है, एक फैक्टर है जो आप बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर। एक क्लास मॉनिटर चुनने के लिए कौन सा पैरामीटर होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल मेकअप,
चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स या फिर प्रेफरेंस ऑफ द टीचर। ये तो कोई बात नहीं होती कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा हो वो क्लास को भी उतने अच्छे से बैलेंस कर पाए। तो हमारा पहला वाला रॉन्ग हो गया। फिर आता है शारीरिक गठन। अब यहाँ पे कुश्ती तो लड़नी नहीं है, जो यहाँ पे हम फिजिकल मेकअप देखेंगे, तो दूसरा भी गलत हो गया। चौथा आता है शिक्षक की पसंद। टीचर की चॉइस का होगा तो वही बच्चा होगा जो टीचर का चमचा होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। बच्चा क्या, यानी कि छात्रों की पसंद। आपको वोटिंग करानी चाहिए, जिस बच्चे को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको बनाओ क्लास का मॉनिटर। तो 115 का राइट क्या होगा, थर्ड वाला होगा। फोर्थ आता, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ गुड टीचर ड्राइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम। एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष डैश से मिलता है, पॉपुलरिटी विद पीपल अराउंड, या फिर हाई स्टेटस, या फिर फाइनेंशियल गेन्स, या फिर रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टाइज। एक अच्छा शिक्षक है यानी कि आइडियल टीचर, उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता होगी। कोई मॉडलिंग थोड़ी करना है उसके लिए, या फिर ऊंची हैसियत होगी, ये तो बेकार बातें हैं। या फिर उसको आर्थिक लाभ होगा, ये तो लालच बना हो गया। या फिर सम्मान और प्रतिष्ठा होगी। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब उसको रिस्पेक्ट दी जाए और उसकी प्रतिष्ठा, उसको प्रेस्टाइज किया जाए। तो 116 का फोर्थ वाला हमारा करेक्ट होगा। वो अलग बात है, कहीं कहीं पे हमें एक्सेप्शनल केस में टीचर्स देखने को मिलते हैं, वो अलग मुद्दा है, हमें उस पर बकवास नहीं करनी अभी। फिर देखो हमारा नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, ये आप लोग के चक्कर में इंग्लिश हिंदी की कंबाइन करके PDF बनाने में मेरा बहुत समय व्यर्थ हुआ है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैंने बाकी CDP की जो वीडियोस कराएंगे KVS PRT के लिए, वो आप ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगी। अगर आप कहीं और से CDP नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मत देखना। मैं आपको एक ही एडवाइस देती हूँ, कहीं से भी पढ़ो, एक सोर्स से पढ़ो और 10 बार पढ़ो। 10 सोर्स से बजाय एक बार पढ़ने के। ओके, अगर आप कहीं और से ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आपको कोई नीड नहीं कि आप मेरी वीडियो अलग से देखो, या फिर अगर आप नहीं पढ़े तो आप जरूर देखो, आपको 100% काम आएंगी। ओके, बाकी बड़ा मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में बच्चों। अरे कहाँ गया, हाँ देखो, टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइंग सब स्टैंडर्ड फूड आइटम फ्रॉम द स्कूल गेट यू वुड। मतलब स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करोगे, टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट। मतलब जो विक्रेता हैं उनको स्कूल के गेट के पास से हटवाओगी तो कोई बात नहीं होगी, वरना उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। आस्क द स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड। छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहोगे, ये भी गलत बात हो गई। छात्रों की फ्रीडम का नाम की कोई चीज़ होती है। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे, इससे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल भी क्या करेगा, फिर वही करेगा कि आप लोग यहाँ से अपना ठेला हटाइए। अगर उनका ठेला वहाँ से हट गया तो जो उनकी रोजी रोटी चलती है वो कैसे चल पाएगी। ये तीनों बातें बेआधार हो गई। फिर चौथी आती है कि अनाउंस द असेंबली दैट स्टूडेंट्स शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स। राइट, हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चों के अंदर इतनी मैच्योरिटी खुद की होनी चाहिए कि वो समझ सकें कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ताकि हम किसी और का धंधा रोक दें जाके, ये तो बेकार चीज़ होती है ना। तो छात्रों की सभा में, यानी कि जब मॉर्निंग में असेंबली होती है उस टाइम आप डिक्लेयर करो कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए जो उनकी शरीर के लिए अच्छा ना हो, है ना। अब ये थोड़ी ना करोगे आप, भैया ठेला हटवा दो, क्यों हटवाओ किसी का ठेला, उसकी रोजी रोटी चल रही है उससे तो। फिर व्हेन अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड। जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करोगे, एक्सपेल अ फ्यू स्टूडेंट टू थ्रेटन देम। छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे। ये होता नहीं, ये वैसे स्कूल में बहुत देखा गया है। अगर स्कूल में 10-15 बच्चे बहुत आतंकी टाइप में होते हैं, मतलब शोर मचाते हैं, तो टीचर क्या करता है, उनमें से 2-4 को उठाया, मुर्गा बना दिया या फिर बाहर निकाल दिया। इससे क्या है, बाकी बच्चों में खौफ आता है, बट ये एक लीगल वे नहीं होता। या फिर रिपोर्ट स्ट्रांगली टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे। प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करने से क्या होगा। या फिर वर्क टूवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशन विद स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों के साथ में बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। या फिर सेवरली पनिश दोस्त स्टूडेंट, पनिश की तो बात ही नहीं करता हमारा जो NCFRT, ये तो मना करता है ना कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। तो फोर्थ तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग है, यानी कि थर्ड हमारा 118 का जो हमारा राइट आंसर होगा। अरे यार खुल जा, हाँ 118 का हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वाला, यानी कि छात्रों के साथ में हम क्या करेंगे, म्यूचुअल रिलेशन बनाएंगे। भैया उनसे बात करो, उनको समझो कि उनके इस आतंकी बिहेवियर के पीछे कारण क्या हो सकता है ना। उन बच्चों को घर में घर में कोई बात नहीं करता, इसलिए वो स्कूल में आके आतंक मचाते हो, ऐसा बहुत होता है। जिन बच्चों से घर में अच्छे से बात नहीं की जाती, घर में उनके ओपिनियन को, उनके थॉट्स को वैल्यू नहीं दी जाती, ऐसे बच्चे स्कूल में मोस्ट शरारती बच्चे होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, 118 हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। अरे हाँ देखो, अ टीचर कैन बिकम अ फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स वाई। कोई शिक्षक किस प्रकार से अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है? हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, उन्हें अपना गृह कार्य करने में मदद करके, या फिर टेलिंग दैम स्टोरीज एंड जोक्स, या फिर उन्हें कहानियाँ और चुटकुले सुना के, या फिर कंप्लीटिंग देयर सिलेबस को, या फिर उन्हें उनका पाठ्यक्रम तेज़ी से पूरा करा के, या फिर बिहेविंग विद दैम इन अ सिंपैथेटिक मैनर, या फिर उनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। देखो, अगर आप बच्चे का होमवर्क कराने में मदद करो, ये काम तो उसके पेरेंट्स भी, उसका ट्यूटर भी, उसके भाई बहन भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें कहानी सुना रहे हो, चुटकुले, ये भी कोई अच्छी, मतलब इतना वैसा नहीं है कि आप इससे एक टीचर के फेवरेट बन जाओगे। लेकिन अगर आप टीचर के साथ में इमोशनली फैक्टर से कनेक्ट होते हो ना, मतलब उसके इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हो, तो इससे आप अपने बच्चे के फेवरेट टीचर बन सकते हो। तो 119 का फोर्थ वाला करेक्ट होगा। 120 पढ़ते हैं अपना, फोर्थ वाला सही है, ठीक है बच्चों। एज अ टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज़, मतलब एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से अब व्यवहार करना पसंद करोगे वो क्या है? डेमोक्रेटिक हो जाओगे, ऑटोक्रेटेड हो गए, या फ्री फॉल ऑल, या फिर एज सिचुएशन परमिट, मतलब लोकतांत्रिक बनकर रहोगे, या फिर निरंकुशतावादी, एकदम तानाशाही। मैंने कहा कल पेन लेके आना है, अगर तुम नहीं आए तो तुमको मैं बहुत बड़ी कड़ी पनिशमेंट दूंगा। ये सारी जो हरकतें होती हैं एक टीचर को शोभा नहीं देती, तो निरंकुशवादी तो रॉन्ग हो जाएगा। सबके लिए स्वेच्छाकारी, यानी कि आपने बच्चों को फ्री छोड़ दिया, जैसे हमारे परमिसिव पेरेंट्स थे ना, या फिर निगलेक्टफुल पेरेंट्स थे, वैसे ही आपने करा है कि बच्चे को फ्री छोड़ दिया, बच्चा जो मर्जी हो कर रही। ये तो बेकार टेक्निक हो गई ना। या फिर जैसा परिस्थिति के अनुसार हो, ये भी बेकार है। सबसे अच्छा है कि एक टीचर को डेमोक्रेटिक बिहेव करना चाहिए, मतलब बच्चे को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बच्चे की थॉट्स को वैल्यू देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। 121 पढ़ते हैं, इन केस अ गुड स्टूडेंट्स स्टार्ट बिहेविंग इन एन इनडिसिप्लिन मैनर यू वुड डैश। यदि कोई अच्छा छात्र है जो डिसिप्लिन नहीं दिखा रहा, मतलब बैड बिहेव करता है, तो आप क्या करोगे? उसके पेरेंट्स से शिकायत करोगे, या फिर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे, या फिर उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करोगे, या फिर उसे ठीक करने के लिए सख्ती अपनाओगे, वही रॉड लेके मारना शुरू कर दो, जैसे पहले के टाइम में टीचर्स किया करते थे। तो यहाँ पे क्या अच्छा होता है, एक अच्छा बच्चा है जो अगर कभी कभी अनुशासनहीनता दिखाता है, तो ऐसे में एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए? उसकी समस्या जानने और उसमें मदद करने की कोशिश करना चाहिए। ये हो सकता है कि उस बच्चे का मेंटली या इमोशनली लेवल कुछ डिसबैलेंस चल रहा हो, इसलिए बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर आता है, इन केस द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज़ स्टार्टेड टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क यू वुड, मतलब यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता, मतलब होमवर्क नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा, तो आप क्या करोगे? एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ह्यूमिलिएट हिम, तो बहुत ही बेकार चीज़ हो गई। कक्षा के सामने उसकी पोल खोलोगे, उससे अपमानित कर दोगे, ऐसे में उसकी सेल्फ स्टीम कितनी लो होगी, सोच के देखिए आप। तो ये तो हमें करना ही नहीं है। ऐसा टीचर जब आप क्वेश्चन आंसर सोचोगे ना, तो आप अच्छे से कर लोगे। या फिर बिकम मोर विजिलेंट टूवर्ड्स अ चाइल्ड एंड काउंसिल हिम, उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहोगे और उसे परामर्श करोगे। या फिर नॉट बॉदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू, कुछ खास परवाह नहीं करोगे क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही जानकारी है। या फिर बच्चों को पनिश दोगे, भैया बच्चों को पनिश नहीं करना है, हमें तो ये तो मना करता है वैसे भी हमारा। और ख़ास परवाह नहीं करोगे। आपका अगर आप टीचर हो और कोई स्टूडेंट आपकी क्लास का ऐसा बिहेव करता है, तो आपको परवाह तो करनी चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, थर्ड वाला। यहाँ पे राइट क्या होगा? सेकंड वाला, मतलब उस बच्चे के प्रति सतर्क रहोगे, यानी कि उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे और उसके साथ में क्या करोगे? काउंसिल करोगे, भैया उसे बातचीत करोगे। बातचीत क्या होती है? हर समस्या का समाधान होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे अभी भी खुलता क्यों नहीं है ये? हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज अ गुड टीचर, मतलब किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज अ गुड टीचर, किसी अच्छे शिक्षक की
प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? मतलब एक अच्छा टीचर है तो वो अच्छा टीचर किस बेसिस पे कहलाएगा? हिज फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति क्या है, ये तो कोई बात नहीं होगी, बेकार हो गया। पॉपुलरिटी इन सोसाइटी मतलब समाज में उसकी लोकप्रियता क्या है, ये भी कोई बात नहीं हो गई, ये भी बेकार है। या फिर नॉलेज एंड रिस्पेक्ट यानी कि उसका ज्ञान और सम्मान, एक टीचर हमेशा अपने ज्ञान से ही दुनिया में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ज्ञान और सम्मान यानी कि थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती है। एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी टू मतलब प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स माता पिता के साथ बातचीत करना, या फिर अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर्स, या फिर साथी शिक्षकों को समझना, या फिर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी या फिर समुदाय को समझना। मतलब एक टीचर है, एलिमेंट्री टीचर, मतलब उसने टीचिंग शुरू करी है तो उसकी मेन डिफरेंस क्या होगी कि वो चिल्ड्रन को समझे। भैया वो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आया है, दोस्ती निभाने या फिर समुदाय को समझने नहीं आया है। तो यानी कि 124 का राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, बच्चों को समझना। फिर आते हैं 125 पे। जनरली स्पीकिंग द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग इज़ विजिबल इन मतलब आम तौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता में दिखती है ऑल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स या फिर डिसेबल। मतलब पढ़ाई किसके लिए है इंपॉर्टेंट? पढ़ाई तो सभी बच्चों के लिए ना। पढ़ाई का मतलब सिर्फ होशियार बच्चों से या बेवकूफ़ बच्चों से या डिसेबल बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से नहीं है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई करना हर किसी का राइट है, हर किसी को करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 125 का फर्स्ट वाला ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग इंक्रीज मार्कली व्हेन छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब स्टूडेंट्स बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव छात्र लक्ष्य केंद्रित होगा और सक्रिय होगा। सही बात है, जहाँ आपको एक्टिव वर्ड दिख जाए ना वो आंसर बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चा है एक्टिव, बच्चा एक्टिव हो, ये नहीं कि टीचर एक्टिव हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला राइट होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। शिक्षक एक्टिव हो, नो, बात बच्चे की हो रही है, हमको बच्चे को पढ़ाना है, टीचर को नहीं पढ़ाना है स्कूल में जाके। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव मतलब संस्थान का जो प्रमुख है वो सतर्क हो, असरदार हो, यानी कि जो प्रिंसिपल है बड़ा स्ट्रिक्ट हो, तो कोई बात नहीं होती। पेरेंट्स एक्टिव होने चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए, माता पिता सक्रिय हो। ये अच्छी चीज़ है कि माता पिता कोऑपरेटिव हो, एक्टिव हो, लेकिन बेस्ट हमारा यहाँ पे होगा फर्स्ट वाला कि छात्र कैसा हो, फोकस। जो बच्चे का ही फोकस नहीं लग रहा, माँ बाप कितने भी कोऑपरेटिव, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, मेरी मन मेरी मर्जी। इसलिए 126 का फर्स्ट वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट ही खुलता कभी कभी क्यों नहीं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज कंसीडर मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? मतलब आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ पे बच्चे को एक लेसन पढ़ाना है। मॉडल, टूर, फिल्म शो या फिर स्लाइड शो। देखो जब वाइल्ड लाइफ की बात आती है ना, मतलब आपको वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाना, सबसे अच्छा है कि बच्चे को ले जाओ दौरे पे, क्योंकि जब बच्चा जाएगा टूर पे तो बच्चा वहाँ पे प्रॉपर 100% एक्टिव होता है। वो जानवर देखेगा, वो डिफरेंट चीज़ें देखेगा, तो वो पूछेगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा क्यों होता है। उसके दिमाग में दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे जो उसके विकास में मदद करेंगे, उसकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? मॉडल दिखा के आप बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव नहीं कर सकते हो। जितना आप बच्चे को अगर टूर पे लेके जाते हो तो यहाँ पे बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव होंगे, बच्चा पूरा 100% एक्टिव होगा टूर पे, क्योंकि बच्चे को घूमने मज़ा आता है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत करता है बच्चा, ये कैसे क्यों होता है। इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसिडरेबल डिज़ायरेबल फॉर मतलब व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा के लिए वांछनीय मानी जाती है। मतलब आप जो व्यक्तिगत ध्यान देने की बात हो रही है वो किसके लिए डिज़ायरेबल होती है? ऑल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, या फिर बोथ। देखो सभी छात्रों के लिए अगर एक टीचर सभी छात्रों को इंडिविजुअल लर्निंग कराने लगा तो कोर्स हो गया मतलब कोर्स क्या मतलब सही से चीज़ें हो नहीं पाएंगी ना। तो ये किन के लिए है? जो धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे हों, दूसरा जो ज़्यादा बुद्धिमान हो। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है? इंडिविजुअल अटेंशन टीचर देता है, जिससे दोनों के बीच में बैलेंस है। तो हमारे फोर्थ वाला राइट होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अगर एक क्लास में डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, हमको पता है सबका IQ डिफरेंट होता है, किसी का 90, किसी का 80, किसी का 110। तो इन सब के बीच में एक टीचर का दायित्व है कि उसको क्या करना है? सामंजस्य, बैलेंस करना है। तो टीचर क्या करेगा? अगर
अगर टीचर ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ पढ़ाएगा तो क्या होगा, जो लो आईक्यू के बच्चे हैं उनके तो दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, और जो हाई आईक्यू के हैं उनको जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या करता है टीचर, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है कि जो लो आईक्यू के बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, और साथ में जो हाई आईक्यू के बच्चे हैं उनको किसी ऐसे काम में मतलब लगा दे कि वो भी प्रॉपर एक्टिव रहें और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड रहें। क्योंकि देखा होगा आपके क्लास में जब आप बच्चे थे तो ऐसा होता होगा कि क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी का कर लेते हैं, फिर वो क्लास में कहते हैं मेरा हो गया मैम, मेरा हो गया सर। तो क्या करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं ना। तो ऐसे बच्चों को भी ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए क्या करता है टीचर, उनको इंडिविजुअली अटेंशन देता है। तो 128 का राइट क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न ड्यू टू विच स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम स्कूल। मतलब निम्नलिखित में से वे कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग मेथड, मतलब बच्चे को टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। या फिर कैरलेस एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, या फिर शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया। या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी बाई स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी होना। या फिर डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों के घरों में स्कूल की दूरी। देखो घरों से स्कूल की दूरी को तय करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बस साइकिल पाइकिल आप लगा सकते हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। अब ये क्यों होगा, क्योंकि शिक्षकों का छात्रों के प्रति जो मतलब रवैया है बच्चों को पसंद नहीं आना, तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। और इसी में हमारा क्या इंक्लूड है, रोचक शिक्षण विधियों की कमी। क्योंकि शिक्षक जो टीचिंग एप्टीट्यूड है टीचर का वो बेकार है, मतलब बेकार इन द सेंस बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए क्या है, शिक्षकों का छात्रों के प्रति जो रवैया है बच्चों को पसंद नहीं आ रहा और बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं। और मोस्टली ऐसा होता है जिन टीचर्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो अच्छा ना हो, वही टीचर ज़्यादा कठोर तरीके से पेश आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ स्टूडेंट्स यूनियन इन द स्कूल। मतलब आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है। ये प्रमोट करता है इनडिसिप्लिन को, यानी कि ये अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, या फिर वेस्ट करता है स्टूडेंट का टाइम, या फिर छात्रों का समय बर्बाद करता है, या फिर डेवलप करता है लीडरशिप क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, या फिर इंक्रीज टीचर का वर्कलोड है, या फिर टीचरों का जो कार्य है उसको बढ़ा रहा है। देखो ये जो आपके स्कूल में इस स्टूडेंट्स का यूनियन होता है वो क्या करता है, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। मेरे गलत हो गया, आपका थर्ड वाला ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ये सही से हो नहीं पाया, ये यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको। थर्ड वाला ठीक है, ठीक 130 का थर्ड वाला करेक्ट है। कि मैं अब देखो, अब आप लोग देखो अच्छे से, पेन में एरर आ गया है बच्चों। हाँ 130 का तीसरा ठीक है, कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकसित करता है। एक बच्चा है, स्टूडेंट्स यूनियन होता है, इसमें क्या बच्चों में लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो रही है ना, इससे जो आगे काम आती है बहुत। वाई डू स्टूडेंट्स लर्न ईजिली थ्रू एन एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, एक्टिविटी में क्या है, बच्चा पूरा एक्टिव है। यहाँ किस क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं, किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से। देखो एक्टिविटी इस क्रिएटिव, क्रियाकलाप क्या होता है, सृजनात्मक होता है, बात तो सही है। एक्टिविटी क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, बच्चों को मज़ा भी आता है। एक्टिविटी क्या होती है, इन्वॉल्व करती है फिजिकल वर्क को, हाँ ये हो सकता है। एक्टिविटी क्या होती है, अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट्स, मतलब क्रियाकलाप छात्रों द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो देखो ये यहाँ पे चारों आंसर ही आपको सही सही लग रहे हैं, बट जो बेस्ट है ना वो हमारा फोर्थ वाला है। क्यों फोर्थ वाला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से शुरू कर रहा है। जब बच्चा खुद से शुरू कर रहा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी, तो ये ऊपर की तीनों चीज़ें आपके फोर्थ वाले में इंक्लूड हो गई, इसलिए हमने 131 का फोर्थ वाला आंसर करेक्ट माना है। आगे बढ़ते हैं, एक 132 पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लर्न मोर बाई, छात्र डैश से ज़्यादा सीखते हैं। हमको सिंपल पता है बाई डूइंग, इसमें क्या दिमाग लगाना। स्टूडेंट्स यूजली एडमायर अ टीचर हो, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो मेक्स स्टूडेंट पास विद गुड मार्क्स, मतलब छात्रों को सिर्फ अच्छे अंकों के साथ में पास करता है। या फिर डज नॉट स्केयर हिज स्टूडेंट्स, छात्र अपने छात्रों को डराता नहीं है। या फिर
अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों की ज़रूरत को समझता है, या इज़ फ्रेंडली विद ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखता है। देखो, छात्र आमतौर पर कैसे टीचर के प्रशंसक होते हैं, जो छात्रों की ज़रूरत को समझता है। यही बेस्ट आंसर है। टू डेवलप द वर्च्यू ऑफ कंपैशन इन स्टूडेंट्स अ टीचर वुड डैश, मतलब छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शो दैम द बिहेवियर ऑफ काइंड पर्सन, उन्हें दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए, या फिर टेल दैम इट्स इम्पॉर्टेंस, उन्हें इसके महत्व के बारे में बताएं, या फिर अरेंज एकेडमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू कंपैशन इन स्कूल, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करें, या फिर गिव वेरियस एग्जाम्पल देने से क्या होगा? देखो, इसमें सबसे अच्छा, देखो जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो वो वाला आंसर आपको सबसे उपयुक्त होता है। तो दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए, बच्चे को आपने दिखाया, बच्चा आज याद रखेगा, कल तक भूल जाएगा, बेकार बात होगी नहीं ये वाली। फिर वह उन्हें इसके महत्व बताए, बच्चा क्या करेगा, महत्व तो 2-4 घंटे दिमाग में रहेंगे, फिर वही उसने देखा कार्टून दिमाग में आ गया, निंजा हथौड़ी। फिर तीसरा, संवेदना से जुड़ी जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उन्हीं की व्यवस्था वो स्कूल में करे, मतलब जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, बहुत सारी आपके स्कूल में होती रहती होंगी, डांसिंग वांसिंग, डिबेट्स हो गई, और भी बहुत सारी होंगी, कैंपिंग वगैरह, तो उन सब की जो व्यवस्था है टीचर को स्कूल में करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये स्टार्ट खराब होने लगा मेरा पेन। देखो, एडल्ट एजुकेशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश, जो वयस्क शिक्षा होती है वो डैश के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के, एजुकेटेड पर्सन के, एनजीओज की, या ऑल ऑफ दैम। देखो, जो एडल्ट एजुकेशन होती है वो सरकार के अधीन भी होनी चाहिए, गैर सरकारी संगठनों के काम भी होना चाहिए कि हाँ वो एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, और शिक्षित व्यक्तियों का भी, यानी कि यहाँ पे हमारा 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर एज अ मेजर रीज़न फॉर ग्रोइंग इन डिसिप्लिन इन स्कूल, मतलब कि निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संघों का प्रभाव, या फिर लैक ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस, असरदार मार्गदर्शन की कमी, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट गार्जियन, माता पिता या अभिभावकों की दखल अंदाजी। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा? देखो, कि स्कूलों में जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है उसका मेजर जो कारण है वो क्या है कि असरदार मार्गदर्शन की कमी, बच्चे को गाइडेंस ही ठीक नहीं मिल रहा ना। अब चाहे वो घर का हो, सोशली हो, स्कूल का हो, या फिर उसकी कंपनी ऐसी हो जहाँ बच्चे अनैतिक हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, वही बैड जो हैबिट्स हैं उसको सीख रहा है। तो मेन चीज़ होती है गाइडेंस। जैसे कि आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सबने पढ़ी होगी। कौन थे? उनके हालांकि जन्म के बारे में बहुत सारी डिफरेंट बातें कही गई। शायद एक बहुत नॉर्मल फैमिली के थे। क्या थे, कोई काम करते थे, मुझे अभी याद नहीं है उनका काम क्या था, अजीब सा काम था। तो उनको गाइडेंस देने वाला कौन था? चाणक्य थे। चाणक्य की गाइडेंस पर पाके वो आम सा बालक क्या हुआ, एक राजा बन गया, एक महान राजा बन गया, जबकि वो एक आम सा व्यक्ति था। तो यही चीज़ है ना कि सही गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वरना वही आप सब ने चंद्रगुप्त मौर्य नाटक देखा होगा, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा उनका जन्म का क्या था चक्कर, खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? 137 ना। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन प्रमोटिंग लर्निंग, मतलब कि पढ़ाई को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? इलेबोरेट एंड गुड टेक्स्ट बुक, मतलब विस्तृत और अच्छी पाठ्य पुस्तकें, या फिर एनजीएस पेरेंट्स, मतलब चिंतित माता पिता, मेरा बच्चा पढ़ेगा, बच्चा ये पढ़ ले, बच्चा वो पढ़ ले, ये वाले पेरेंट्स हमारे आते हैं एनजीएस में। या फिर बिजी स्कूल शेड्यूल, मतलब स्कूल का एकदम बिजी शेड्यूल है, इतना सख्त बना रखा है कि बच्चे को 2 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करने की भी छूट नहीं है, बच्चा सिर्फ किताब खुल के बैठा है, किताबी कीड़ा टाइप बन रहा है। या फिर स्टिमुलेटिंग आ लर्निंग एनवायरनमेंट, पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल, मतलब कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि बच्चे के अंदर इंस्पिरेशन आ रही है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कि सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि फालतू की बकवास की दुनिया भर की किताबें ले आए हो, या फिर एकदम टिपिकल शेड्यूल बना दिया, बच्चे को सांस लेने तक का समय नहीं है।
आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ गुड टीचर इज़ वन हु मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो सख्त अनुशासन में आता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये तो। टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू गेट गुड मार्क्स। छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके से कहता नहीं। टीचर का पहला काम है कि बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डाले भैया, ना कि नंबर कुछ नहीं रखा है। टीचेस इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग। रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। बेस्ट थिंग है ये वाला आंसर, वहाँ से सही होगा थर्ड वाला। ठीक है, 138 का थर्ड वाला करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीचर डिफरेंट तरीके की अप्रोचेस यूज़ कर रहा है कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाए। इससे बच्चे को पढ़ाई में मज़ा भी आता है, चाहे वो प्रोजेक्टर मेथड हो गया, आपका कोई सा भी तरीका हो गया जो टीचर यूज़ कर रहा है बच्चे के माइंड में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो 138 का थर्ड वाला ठीक है। ठीक है, ये मेरा पेन ख़राब होने लगा, मुझे लगता है नया बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अ गुड टीचर इज़ वन हु। एक अच्छा, एक मिनट तो हो गया ना। हाँ, आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं, मैंने इसमें रखा हुआ 139 पे होगा ना हमारा बच्चों। हाँ देखो, द एक्टिविटी टेक्निक इस क्रियाकलाप तकनीक क्या होती है? सिंपल सी पता है हमें। एक्टिविटी क्या होगी? जहाँ चाइल्ड सेंटर होगी, इसमें क्या डिस्कस करना, ना तो शिक्षक केंद्रित होगी। आपको शिक्षक की एबिलिटीज़ को नहीं निकालना है, आपको बच्चे को निखारना है ना। A person possessing an IQ of 140 and above is known as। एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जिसका IQ क्या है, 140 से ऊपर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? वो जीनियस है, जीनियस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला। नॉर्मल जो एवरेज IQ होता है वो 80 से, अरे चल जाओ, हाँ 80 से 110 के बीच में आता है, 90 से 110 के बीच में एवरेज वाला आता है हमारा। ठीक है, याद रखना इसको। फिर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ वॉट वन हैज़ लर्न इज़ नोन एज डैश। कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ये तो हमारा ये होता है, एसिमुलेशन होता है। ये जो प्याजे हैं हमारे, उन्होंने 2 टर्म दी थी, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसकी थोड़ी में चिंता करने की बात नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे ने कुछ सीखा, उसको वो अपने बिहेवियर में अप्लाई कर पा रहा है, तो वही हमारा कहता है एसिमुलेशन। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, मतलब प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर जजमेंट, फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। भैया अंतर्मुखी तो नहीं होते हैं फिलहाल। इंडिपेंडेंस ऑफ टीचर को, ऐसे बच्चों को टीचर्स की नीड नहीं, ये भी कोई बात नहीं है, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बच्चों को। नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, मतलब अपनी ज़रूरतों के मामले में गैर मुखर होते हैं। अरे तो प्रतिभाशाली कहाँ है जब उसको अपने ही नीड का नहीं पता? तो 141 का राइट क्या होगा कि वो फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं। देखिए एक बात समझिए, ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। जो हमें चीज़ें बेकार लगती हैं पहले हमें उन आंसर को एलिमिनेट कर देना चाहिए, इससे आप राइट आंसर तक अपने आप पहुँच जाते हो। मैं अपने मोस्टली ऐसा ही करती हूँ। चलो एक कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, बच्चों को विस्तृत व्याख्या दे रहे हो, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो। देखो लेक्चर मेथड जो होता है वो बड़े क्लास में होता है, आप 5th 6th 8th तक के बच्चों को लेक्चर नहीं दोगे। शो पिक्चर ऑफ सीड ग्रोथ, बीज विकास की तस्वीर दिखा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? मेक स्टूडेंट्स प्लांट सीड एंड ऑब्जर्व जर्मिनेशन, बच्चों से कह रहे हो कि बच्चा बीज लगाना और जो उसका जर्मिनेशन होगा उसको ऑब्जर्व करना। दिस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ बच्चा एक्टिव होगा ना, बच्चा देखेगा हाँ मैंने आज बीज लगाया, फिर मैंने इसको पानी दिया, फिर ये जर्मिनेट हो रहा है, सब सारी चीज़ें बच्चा देख रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ बच्चा फुली एक्टिव है। तो 143 का थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर आते हैं 144 पे। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? हमको पता है डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि प्री नेटल स्टेज से। सेकेंड वाला सही होगा, प्रसव काल के पूर्व। फिर आता है अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ इन हिज या हर टीचिंग बिकॉज दे डैश। दृश्य श्रव्य और शारीरिक गतिविधियाँ एक शिक्षक की शिक्षण में मदद करती हैं क्योंकि वे प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर्स, शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करते हैं, या फिर प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, शिक्षक को राहत दे रही है कि चलो मैंने वीडियो लगा दी, अब मैं फ्री होकर बैठ गया, बच्चा पे हम दिखता रहेगा। ये वाला हाल तो नहीं होता फिलहाल। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इन्हांस लर्निंग, इंद्रियों का अधिकतम
उपयोग करके सीखने में सहयोगी होता है। हाँ, दिस इज़ राइट आंसर। देखो थर्ड वाला, क्यों? क्योंकि जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो इसमें क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो, हाँ सॉरी एक मिनट फिर से बढ़ती हूँ, जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं और शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं शिक्षक को उसकी टीचिंग स्टाइल में हेल्प करती हैं। कैसे कि इसमें बच्चे की जो इंद्रियाँ हैं उसका मैक्सिमम यूज़ होगा और वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। एजुकेशन शुड इनेबल अ पर्सन टू मेक हिज लाइफ। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए, मतलब बेटर, सेटिस्फाइंग, मोर मीनिंगफुल या फिर सिग्निफिकेंट। शिक्षा क्या होती है? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है, जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ की उसके लिए। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी के सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में संबंध होना चाहिए, चाहे उसको कोई डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो, हर तरीके का उसके अंदर जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप करने का काम क्या करती है? शिक्षा करती है। अब आगे देखिए, इसको मैंने यहाँ लिखा होगा, वैसे हाँ लिखा है। हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, बस ख़त्म होगी हमारी आज की कहानी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अल्फ़ाबेट कमेंसेस एट द एज। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। मतलब बच्चा क्या करता है, वर्णमाला को समझना सीखता है, वो 3 वर्ष की आयु होती है। आपने देखा होगा यही वो आयु है जहाँ बच्चे को प्ले स्कूल में या फिर स्कूल में डालना शुरू करते हैं। व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे टेक पार्ट इन प्ले ग्रुप। जब बच्चा खेल समूह में भाग लेते हैं तो वो क्या सीखते हैं? कॉपरेशन सीखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चा एक दूसरे को कॉपरेट करता है ना, जैसे वो कहेगा बॉल उठा के फेंक दिया, बॉल दे दे, ये जो भी गेम खेल रहे हैं। साइकोलॉजिकली जनरली डील विद ह्यूमन। जो मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डैश से संबंधित है। मनोविज्ञान किससे संबंधित है? फीलिंग से भी, बिहेवियर से भी, थॉट से भी, सबसे, यानी कि ऑल। भैया मनोविज्ञान क्या करता है? आपके मन के विचारों को अध्ययन करता है ना, उसमें आपके बिहेवियर भी होगा, आपके थॉट्स भी होंगे, आपकी फीलिंग्स भी होंगी, सब कुछ आपका मनोविज्ञान के अंदर ही आता है। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट एंड अटैच लेवल टू देम। बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेवल देने के बारे में किस प्रकार से सीखते हैं? फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। सीधे सीधे मतलब दुनिया में आ गए और हर चीज़ के साथ में कॉन्टेक्ट में आ गए, ऐसे तो कोई बात नहीं होती। या फिर फ्रॉम सोशल सिचुएशन वेयर लैंग्वेज प्ले नो पार्ट इन द लर्निंग प्रोसेस। सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। हाँ, ऐसे भी होता है कि कुछ बहुत सारी ऐसी सोशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बच्चे क्या है, सीख रहा है बिना मतलब उसके कि वो सीख रहा है, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही सीख जाते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आप सीख रहे हो। फ्रॉम सोशल सिचुएशन वेयर लैंग्वेज डज प्ले अ डेफिनेट पार्ट। सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है। अभी जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है, इसमें आपके विद्यालय आते हैं, सोसाइटी आती है, जहाँ पे आपको एक तमीज़ कायदे से पेश आना है ना। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज की एक डेफिनेट पार्ट है। और दूसरा क्या हो गया, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें बच्चा उसी में, जैसे गुड मैनर्स हो गए, बैड मैनर्स हो गए, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बचपन में ही सिखाना शुरू करते हैं। बेटा कोई घर में आता है नमस्ते करते हैं, कोई जाता है नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, पानी वानी का पूछते हैं। सारा जो आप बच्चे को शिष्टाचार सिखा रहे हो, इसके लिए कोई उसको स्पेशल जो क्लास तो नहीं दे रहे हो ना, उसको डेली सिखा रहे हो, डेली वेली जैसे भी सिखा रहे हो फिलहाल। तो ये तो हमारा आ गया कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जहाँ बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में कोई लैंग्वेज की रोल नहीं है। पहला हो गया कि भौतिक जगत के साथ में सीधे संपर्क करता है। हाँ देखो, दूसरा तीसरा हमारा ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑल पे जाएंगे हम। फोर्थ वाला हमारे यहाँ पे सही होगा, ठीक है। यार मेरा पेन ख़राब हो गया। हाँ, तो ये हमारे थे 150 क्वेश्चन जिस पे हमने करे। इस PDF को बनाने में रियली मैं आपको बताऊँ तो इस पूरी वीडियो मेकिंग में मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगा है। अरे पेन भी नहीं चल रहा मेरा, तो 7 to 8 आवर्स लगे हैं मुझे इस वीडियो को बनाने में। पहले इसको PDF को लेकर उसको हिंदी इंग्लिश को मैनेज करना, फिर उसको आंसर को चेक करना एक बार, फिर जाके इसको रिकॉर्डिंग करना। एंड आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करा करें, कमेंट भी ज़रूर करा करें, शेयर भी करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी CDP की जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप नहीं देख रहे हो तो देखो जरा के। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। बाकी मैंने अब तक के 5
जो KVS PRT के पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए हैं। उन 5 को आप लोग देखें, आपको अच्छा एक आपका माइंड सेट होगा, आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई आपको टेंशन हो, कोई चिंता हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको हमारी सारी PDF मिल जाती हैं, या आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की नई वीडियो के साथ में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।